हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रुचिन कौशिक, आप सबका दोस्त एक बार फिर से आपके साथ हूं। दोस्तों, ये हम कर रहे हैं लाइव सेशन एसक्यूएल का, जिसमें हमने अभी तक जितना भी टॉपिक कवर किया उस सब टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो भी मेरे भाइयों ने, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो हमारे साथ व्हाट्सअप ग्रुप में कनेक्टेड है, मैं व्हाट्सअप ग्रुप में हमेशा आपको एक लिंक प्रोवाइड करता हूं जिसमें हम लाइव सेशंस करते हैं। तो उनमें से मैं एक सेशन ये अपलोड कर रहा हूं जिसमें हमने अभी तक जितना भी कवर किया है वो सारा का सारा हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप भी एस केबल को सीखना चाहते हैं तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। और हमारे जो भी लाइव सेशंस होते हैं उन सब का लिंक भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही देता हूं ताकि आप हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट रह सकें और आप एसक्यूएल को सीख सकें। तो आई होप कि आप सब लोग एसक्यूएल को सीख रहे होंगे और जो भी मेरा भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इस लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट हो सकता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि एसक्यूएल है क्या और एसक्यूएल हमें क्यों चाहिए। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। यह एक ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट लैंग्वेज है। यानी कि जो एसक्यूएल थी वो सबसे पहले अमेरिका में बनाई गई थी। एसक्यूएल को हम सिक्वल भी कहते हैं। बहुत सारे लोग है ना इसको एसक्यूएल की बजाय सिक्वल कह के बोलते हैं। सिक्वल के द्वारा डाटाबेस को मैनेज किया जाता है। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि एसक्यूएल कैसे बनी। तो बात थी 1970 की कि IBM कंपनी के पास अपना एक डाटाबेस था जिसका नाम था सिस्टम R। अब उनके पास डाटा भी था और डाटाबेस भी था, पर उनको मैनेज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर या टूल चाहिए था जिसके थ्रू वो इसको मैनेज कर पाए पूरे डाटाबेस को। तो उसी टाइम पे उसके दो इंजीनियर्स जिनका नाम था रेमंड बॉयसे और डोनाल्ड, इन दोनों ने मिलकर के एसक्यूएल को डेवलप किया जिसकी हेल्प से वो अपने सिस्टम आर नाम के जो डाटाबेस था उनका उसको मैनेज कर सके। तो इसके बाद 1979 में 1970 में जब एसक्यूएल बन गई, उसके बाद 1979 में ओरेकल नाम की कंपनी थी जो आज भी ओरेकल नाम से ही है। उसने क्या किया, एसक्यूएल को लिया, खरीदा और उसमें कुछ चेंजेस किए और उन चेंजेस करने के बाद उन्होंने खुद का सॉफ्टवेयर बना लिया जिसका नाम रखा उन्होंने ओरेकल वर्जन 2। और इसी वजह से आज भी जो अपनी एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है और ओरेकल है, इन तीनों की जो कमांड्स रहती है ना वो 90% तक सेम है। जैसे कि मान लो टेबल क्रिएट करनी है हमें या टेबल सिलेक्ट करनी है हमें, टेबल में डाटा डालना है, अपडेट करना है, अल्टर करना है, ये जितनी भी कमांड्स है ना ये एसक्यूएल में, ओरेकल में, माई एसक्यूएल में सब में सेम रहती हैं। बस सबकी हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है और सबका थोड़ा थोड़ा और डिफरेंस है। तो अब इसके बाद बात आती थी कि एसक्यूएल में हमने यहाँ पे पढ़ा कि उनके पास डाटाबेस था और डाटा भी था। तो डाटा क्या होता है? तो डाटा होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जैसे हम क्या करते हैं, हम जीमेल खोलते हैं। जब भी हम जीमेल पे या किसी भी सोशल मीडिया पे अपनी एक आईडी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हम अपना डिटेल फिल करते हैं। जैसे अपना नाम, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पूरी डिटेल हम फिल करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे जैसे हम डिटेल फिल करते हैं, जब नया अकाउंट में नाम, फर्स्ट नेम, क्या हमने अपनी आईडी बनानी है, क्या पासवर्ड रखेंगे हम उसका, आगे जाके हमसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह ही पूछेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन हमने इसमें फिल की थी वो कहलाती है डाटा, यानी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वो होती है डाटा। और कलेक्शन ऑफ डाटा, जब ये सारा डाटा जैसे हमने यहाँ पे फिल कर दी, अपनी एक जीमेल आईडी क्रिएट हो गई। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने जीमेल आईडी क्रिएट कर ली, करते गए, तो वो सारा डाटा जहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, तो वो सारा डाटा जो हमारा जीमेल का डाटा वो कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, वो हो रहा है डाटाबेस में। किसके डाटाबेस में? गूगल के डाटाबेस में, क्योंकि ये गूगल की है जीमेल, तो गूगल के डाटाबेस में जाके वो सारा डाटा स्टोर हो रहा है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा इज नोन एज डाटाबेस। तो डाटाबेस क्या है? डाटाबेस कई सारे डाटा का समूह होता है। इन डाटाबेस को डाटाबेस में एक व्यक्ति एक तरीके से स्टोर किया जाता है, जरूरत पड़ने पर हम इन्हें आसानी से एक्सेस कर सकें। अब जैसे उनके पास हमारा डाटा है तो हमारा जब दिल करता है हम लॉगिन कर लेते हैं। अगर कोई भी मान लो गूगल का यूज कोई भी है जो मैनेज कर रहा है डाटाबेस को और उनका डाटाबेस क्रैश हो जाए तो किसी की भी लॉगिन आईडी लॉगिन नहीं होगी अगर डाटाबेस क्रैश हो जाता है।
जैसे अपना भी कई बार हो जाता है क्रैश, कई वेबसाइट्स काम नहीं करती तो उनका डाटाबेस क्रैश हो जाता है, उनमें दिक्कत आ जाती है, इसी वजह से वो लॉगिन नहीं होती। तो डाटाबेस में अब डाटाबेस क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा डाटा सिक्योर रहे, हम उसको आसानी से एक्सेस कर पाएँ, बार बार हमें दिक्कत ना आए। और इसके लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का तो उपयोग किया ही होगा, हम उसमें भी डाटा को स्टोर करते हैं एक टेबल के रूप में। अपना एक्सेल होता है उसमें भी हम डाटा स्टोर करते हैं और उसमें भी डाटा हमारा टेबल की फॉर्म में ही होता है। और इसके थ्रू भी हम अपना डाटा को जो काम हम एसक्यूएल करते हैं, जैसे फिल्टर लगाते हैं हम एसक्यूएल में, हम टेबल बनाते हैं, हम टेबल यहाँ पे भी बना सकते हैं। हम फिल्टर लगाते हैं कि भैया इस टेबल को सिलेक्ट कर लो, हम सीट पे यहाँ पे दिखा देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं भैया ये डाटा अपडेट कर दो, हम उसमें अपडेट कमांड चलाते हैं, यहाँ पे हमें डायरेक्टली कॉलम मिल जाता है, उसमें हम डाटा को फिल कर देते हैं। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि एक्सेल में हम वो सारे काम कर सकते थे जो हम एसक्यूएल में करते हैं, पर फिर भी हमें एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ी। उसका क्या रीज़न था? उसका रीज़न ये था कि जो एक्सेल है ना वो लिमिटेड है। एक्सेल जो है वो क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम जो है वो फिक्स है, उनको हम बढ़ा नहीं सकते। जितना माइक्रोसॉफ्ट वालों ने हमें दे दिया उतना ही रहेगा, उसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। जबकि एसक्यूएल में कोई भी रो और कॉलम फिक्स नहीं है, हमारा जितना ज़्यादा दिल करता है, हमारे सिस्टम की कैपेसिटी होनी चाहिए, हम उतना ज़्यादा डाटा एक टेबल में डाल सकते हैं। और दूसरी क्या बात थी कि एक्सेल में अब जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं इसी सीट पे काम कर सकता हूँ और सिर्फ मैं इसी पीसी पे काम कर सकता हूँ। हम दूसरे पीसी का अगर डाटा डालना चाहते हैं इस एक्सेल सीट में तो हम नहीं डाल पाएंगे, उसके लिए हमें एक और सीट इंसर्ट करके वहाँ से वो एक्सेस करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एसक्यूएल में क्या होता है कि हमने एक एसक्यूएल का सर्वर क्रिएट कर दिया, उसके साथ हम अपने पीसीज को लिंक कर देंगे आईपी एड्रेस के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, और उन सब का डाटा जो है वो हमारे सर्वर पे ऑटोमेटिक एसक्यूएल के थ्रू आता रहेगा। तो ये दो बिग डिफरेंस थे जिसकी वजह से हमें एसक्यूएल की जरूरत पड़ी एक्सेल की बजाय। तो अब बात आती थी कि डाटा क्या है, डाटाबेस क्या है, ये तो हमें पता चल गया। अब टाइप ऑफ डाटाबेस, तो डाटाबेस वैसे तो बहुत प्रकार का है, जैसे सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, नो एसक्यूएल डाटाबेस, क्लाउड डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस। तो ये अलग अलग तरह के डाटाबेस हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिलेशनल डाटाबेस। क्यों? क्योंकि रिलेशनल डाटाबेस में ही एसक्यूएल को यूज किया जाता है। और जिस चीज़ को, डाटाबेस को मैनेज करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है तो उसको बोलते हैं हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। यानी कि डाटाबेस, जो डाटाबेस को क्या करेगा, मैनेज करेगा, ऐसा सिस्टम, उसको हम बोलते हैं DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या स्टूडियो। तो इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू मैनेज द डाटाबेस। फॉर एग्जांपल MySQL, SQL सर्वर, ओरेकल, ये जितने भी हैं ये हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये स्टूडियो है, टूल है हमारे कुछ, जिससे हम डाटाबेस को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो उसी में से एक हमारा आता है रिलेशनल डाटाबेस। तो रिलेशनल डाटाबेस ये एक डाटाबेस होता है जो कि डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करता है, इसलिए इसे रिलेशनल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डाटा है ना वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर जब भी हम डाटा डालते हैं एसक्यूएल में तो उसमें हम चीज़ सीरीज में डालते हैं हमेशा। अगर उसमें कुछ हम गड़बड़ भी करते हैं तो एसक्यूएल ऑटोमेटिकली उसको मैनेज करता है और वो सारा डाटा एक दूसरे के साथ रिलेशन में होता है। जब हम इसकी प्रैक्टिकल करेंगे तब तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि कैसे जो टेबल है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम। तो अब बात आती है कि एसक्यूएल से हम क्या क्या कर सकते हैं डाटाबेस में। तो डाटाबेस में हम एक नया डाटाबेस बना सकते हैं, किसी भी डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, किसी भी डाटा को वहाँ से निकाल सकते हैं, किसी भी डाटा को नया डाल सकते हैं, उसमें पहले मौजूद डाटा को हम अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई करना हमें कुछ उसमें तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। कोई नई टेबल बनानी है हमें एक ही डाटाबेस में तो हम दूसरी टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि एक डाटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल क्रिएट होगी, हम बहुत सारी टेबल एक ही डाटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं। हम किसी भी टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, उनका डाटा जो जितना भी है उसको देख भी सकते हैं, उनके अंदर हम किसी भी प्रकार की परमिशन भी सेट कर सकते हैं, जो कि हम धीरे धीरे, अभी हम क्या है धीरे धीरे डाटा बनाना सीख रहे हैं, उसमें फिल्टर लगाना सीख रहे हैं। जैसे हमारा ये सब कंप्लीट हो जाएगा ना, इसके बाद हम परमिशन लगानी भी सीखेंगे कि हम अपने अकॉर्डिंग क्या क्या परमिशन लगा सकते हैं उसमें। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें
एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ी और यही चीज़ थी जो कि हम डाटाबेस में एसक्यूएल की हेल्प से कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि डाटाबेस हम कैसे एक नया डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को इंस्टॉल करना होता है, जिसकी प्रोसेस मैंने पहले बता रखी है। तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जब अपना ओपन होगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, बिल्कुल फ्रेश जब ओपन होगा। और जैसे ही उसको आप कनेक्ट करोगे तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये लो, मैं इसको दोबारा एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूँ। जब भी हम इसको ओपन करेंगे ना तो ये डायरेक्टली हमें इस तरीके से शो होगा, ये आएगा। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम अपने सर्वर का नाम लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई आईपी एड्रेस है, विंडोज ऑथेंटिकेशन की बजाय हम क्या करना चाहते हैं, सर्वर की ऑथेंटिकेशन लगा रखी है, जैसे हम वहाँ पे करते भी हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना पीसी का सर्वर का नाम लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे जो भी हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। जैसे अपने सर्वर पे करते हम, हमारी 10 लैन है तो यहाँ पे हम लैन की आईडी, लाइन का जो भी हमने नाम दे रखा वो लिखेंगे। उसका जो पासवर्ड बना रखा हमने डाटाबेस का, वो पासवर्ड लिखेंगे और कनेक्ट करेंगे। तो हमारी वही लैन का डाटाबेस कनेक्ट होता है हमेशा, जिसका भी हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं। पर अभी हमारे पास बहुत सारी लेंस कनेक्टेड नहीं है, हमारा लोकल डाटाबेस है, तो इसलिए हम विंडोज ऑथेंटिकेशन करके यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इसी सिस्टम पे प्रैक्टिस करनी है, हमारा दूसरा कोई सिस्टम इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। अब बात आती है कि नया डाटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डाटाबेस का टैब दिख रहा है, इसके प्लस के निशान पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से ये सिस्टम डाटाबेस दिख रहा है, इसके प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है 4 डाटाबेस आएंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट होते हैं हमारे जब भी हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। तो इनमें से किसी के भी ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और वहां से लिखेंगे न्यू क्यूरी। तो उसके बाद हम यहाँ पे अपनी कमांड चलाएंगे, जो कि रहेगी हमारी क्रिएट डाटाबेस। और उसके बाद जो भी हम डाटाबेस का नाम देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे मैं रुचिन नाम का डाटाबेस बनाना चाहता हूँ नया एक और, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट डाटाबेस और उस डाटाबेस का नाम हमने लिख दिया रुचिन। अब इसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा डाटाबेस जो वो बन करके तैयार होगा। ये देखो कमांड सक्सेसफुल हो गई है। सत्यम स्क्रीन दिख रही है सही? सत्यम, मोहित, प्रभात दिख रही है? ठीक है, दिख रहा है ना ये? तो इस तरीके से हम डाटाबेस बना सकते हैं। अब मान लो वैसे तो हम सारे काम कमांड्स के थ्रू करेंगे, क्योंकि कमांड्स के थ्रू हम करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन अगर हमें कमांड के थ्रू नहीं बनाना है डाटाबेस, तो भी हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। हम इन चारों में से किसी के ऊपर भी एक राइट क्लिक करेंगे, इन चारों के ऊपर नहीं, सॉरी, हम क्या करेंगे, डाटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ये जो सबसे ऊपर हमारा डाटाबेस लिखा हुआ था ना यहाँ पे, इसी के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे न्यू डाटाबेस और यहाँ पे हम अपने डाटाबेस का नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पर मैं सचिन नाम का डाटाबेस बना देता हूँ या सत्यम नाम का बना देता हूँ। ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे डाटाबेस का ये आ गया नाम। तो इसको हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे, तो भी हमारा डाटाबेस ये देखो सत्यम नाम का जो डाटाबेस है वो बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से भी हम अपने डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि डाटाबेस को हम डिलीट कैसे करते हैं, तो वो भी हम कमांड के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉप और डाटाबेस का नाम, जैसे मैं करना चाहता हूँ सत्यम। क्या ये एग्जीक्यूट होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे डाटाबेस। हमने इसको ये तो बताया ही नहीं कि ड्रॉप किसको करना है, सत्यम को करना है, ये तो ठीक है, पर ये क्या है सत्यम? ये है एक डाटाबेस। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखो कमांड सक्सेसफुल। हम इसको करते हैं रिफ्रेश, यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से हम अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब चेक करते हैं, तो ये देखो सत्यम नाम का जो डाटाबेस था वो डिलीट हो चुका है। अब हम जितना भी हमारा काम करेंगे वो रुचि नाम के डाटाबेस में करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम करेंगे न्यू क्यूरी। तो ये देखो हम रुचि नाम के डाटाबेस में आ गए। यहाँ पर जिस भी डाटाबेस की विंडो ओपन होगी ना, उसी डाटाबेस का हमें नाम यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखो जैसे मैं यहाँ पर मास्टर से एक न्यू क्यूरी ओपन करता हूँ
तो ये देखो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मास्टर। हम यहाँ पे इस पे जो भी काम करेंगे वो किस में जाएगा, मास्टर डाटाबेस में। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे ये नाम चेंज हो गया। हम कहाँ पे आ गए, रुचि नाम के डाटाबेस में। तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डाटाबेस क्रिएट कर रखे हैं हमने अपने एसक्यूएल सर्वर में, और हमें पता करना कि अभी हम कौन से डाटाबेस पे काम कर रहे हैं। एक साथ मान लीजिए हमने बहुत सारी लेन कनेक्टेड कर ली यहाँ पे, ठीक है। मेन सर्वर ओपन करके हमने सब लेन्स के यहाँ पे डाटाबेस खोल दिए। बहुत सारे सिस्टम हमारे सर्वर के साथ कनेक्टेड थे, उन सब के हमने यहाँ पे डाटाबेस खोल दिए। अब हम भूल गए कि हम कौन से डाटाबेस में हमने कौन कौन सी क्यूरी रन कर दी थी, या फिर हम कौन से डाटाबेस पे काम कर रहे थे। तो हम यहाँ से हमेशा चेक कर सकते हैं कि हम कौन से डाटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे ही मैं इस डाटाबेस को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखो मास्टर, अब हम मास्टर डाटाबेस पे काम करेंगे। इस पे सिलेक्ट करूँगा तो ये देखो रुचिन, तो अब हम रुचिन नाम के डाटाबेस। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हम कौन से डाटाबेस पे काम कर रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है, डाटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, डाटाबेस के अंदर हमारी टेबल को क्रिएट करेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर चलते हैं, जिसके थ्रू हमें अच्छे से समझ आ जाए कि हम कोई भी चीज़ कैसे कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने रिलेटेड कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा बेटर समझ में आती है। तो अब सपोज करो कि जो डाटाबेस है ना, वो हमारा क्या है, डाटाबेस जो है वो हमारा कोई भी एक खुला पड़ा हुआ प्लाट है, ठीक है, या कुछ भी फ्लैट ज़मीन कुछ भी है जो कि चारों तरफ से खाली है अभी, जिसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं बना है। क्योंकि डाटाबेस हमारा क्या है, बिल्कुल अभी ब्लैंक है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। डाटाबेस में अभी सिर्फ हमारा डाटाबेस बना है। तो उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो क्या है, एक ज़मीन की तरह जो खाली पड़ी है। इस ज़मीन पे अब हमें क्या करना है, अब इस ज़मीन पे मान लो हमें अलग अलग बिल्डिंग्स बनानी है। यहाँ पे हमें एक बिल्डिंग बना ली हमने, दूसरी बिल्डिंग बना दी, तीसरी बिल्डिंग बना दी। इस तरीके से हमें बिल्डिंग्स क्रिएट करनी है उस लैंड के ऊपर। तो उसी तरीके से हम डाटाबेस में क्या करते हैं, डाटाबेस में हम करते हैं अपनी टेबल को क्रिएट। तो यहाँ पर अब हमें टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल्स में हम क्या करेंगे, अब बिल्डिंग तो हम बना देंगे, बिल्डिंग्स में हम कमरे भी बनाएंगे, तभी तो काम चलेगा। नहीं तो बिल्डिंग्स की अगर चार दीवारी कर देंगे तो उसमें तो कोई फायदा होगा नहीं। तो जब भी हम कोई टेबल को क्रिएट करेंगे तो उसमें हम कुछ क्या करेंगे, कॉलम भी तो बनाएंगे, तभी तो हम उसमें डाटा डाल पाएंगे ना। अकेली टेबल क्या करेगी, अगर अकेली हमने चार दीवारी बना दी तो उसका तो कुछ फायदा ही नहीं है। जब उसमें हम कमरे बनाएंगे तभी तो वहां पे लोग रहेंगे ना। तो उसी तरीके से जब हम टेबल में कॉलम बनाएंगे तभी तो हमारी टेबल पूरे तरीके से क्रिएट होगी और उसमें हम काम कर पाएंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए जो हमारे सिंटैक्स रहता है वो रहता है कि क्रिएट टेबल। क्या करना चाहते हैं हम एसक्यूएल को बताएंगे कि भैया टेबल को क्रिएट कीजिए, फिर हम अपने टेबल का नाम दें कि इस नाम की टेबल को क्रिएट कर दीजिए। अब टेबल क्रिएट की हमने कमांड कर दी। अब हमें क्या करना, उसमें कमरे बनाने हैं अलग अलग उस बिल्डिंग में। तो हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट शुरू करेंगे और हम बताएंगे कि भैया इस नाम की टेबल तो क्रिएट करनी ही करनी है, उसमें हमारे कॉलम के नाम देने हैं हमें, और वो कॉलम किस तरह के होने चाहिए, किस तरीके के उस बिल्डिंग में आदमी रहेंगे, किस तरीके के उस कमरे में आदमी रहेंगे, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे कि मान लो, अब इसी के एग्जांपल के साथ हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल। अब मान लो हम ब्लॉक ए की बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हम क्या है, रूम रेंट पे देंगे। तो रूम रेंट पे जब हम देंगे तो हमें उन बंदों की आईडी प्रूफ चाहिएगा, और अलग अलग कमरे का हम नाम भी देंगे ताकि हम उनको ये बता पाएं कि तुम्हें भैया क्यों कौन से कमरा अलॉट किया गया, तुम उसी कमरे में जाके रहोगे, नहीं तो कोई भी किसी के भी कमरे में घुस जाएगा। और हमें उनकी कुछ और डिटेल चाहिए कि जैसे कि हम उनको बताएंगे कि भैया तुम्हारा मंथली रेंट जो है वो इतना रहेगा, तुम्हारा बिजली पानी का खर्चा है जो वो इतना रहेगा। तो हम इस तरीके के कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट, लैटरिन बाथरूम अलग अलग तरीके के बनाएंगे। तो उसी तरीके से हम इसमें कॉलम भी बनाएंगे। तो हमारी उस टेबल का क्या है, हमारा पहला जो कॉलम हम बनाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि अगर हम रेंट पे बिल्डिंग चढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम उनसे क्या मांगेंगे, हम मांगेंगे भैया उनका नाम, कि तुम्हारा नाम क्या है। तो हमारा पहला कॉलम क्या रहेगा, नेम।
अब नाम तो हमने बता दिया, अब एसक्यूएल में क्या होता है, एसक्यूएल को पता चल गया कि भैया तुम उसमें नेम नाम का कॉलम बनाना चाहते हो, पर उस नेम नाम के कॉलम में तुम किस प्रकार का डाटा डालोगे। तुम वेरिएबल डालोगे उसमें, तुम फ्लोट वैल्यू डालोगे, तुम डेसिमल वैल्यू डालोगे, तुम न्यूमेरिकल वैल्यू डालोगे, तुम उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू डालोगे, किस तरीके का उसमें तुम डाटा डालना चाहते हो। तो हम उसमें डालना चाहते हैं कैरेक्टर, तो उसके लिए हम डाटा टाइप को यूज करेंगे varchar, और हम लेंथ दे देंगे 30 कि 30 वर्ड से ज़्यादा हमारा नाम नहीं रहेगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा कॉलम रहेगा कि भैया नाम हम लेंगे उनसे, हम उनको बताएंगे कि कौन सा रूम नंबर उसको अलॉट किया गया है, तो उसका भी हम डाटा टाइप दे देंगे varchar। अब तीसरा हमें उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी कि फ्लैट नंबर, रूम नंबर हमने उनको दे दिया, पर रूम नंबर हमारा रहेगा इंटीजर में, क्योंकि रूम नंबर होगा वो नंबरिंग में रहेगा तो इंटीजर में होगा। इसके बाद हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, उनका हमें चाहिएगा मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर रहेगा वो हमारा रहेगा बिग इंट में, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, मोबाइल नंबर हमारा लेंथ ही होता है तो इसलिए बिग इंट। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, उनका हम बताएंगे क्या, उनको रेंट बताएंगे कि कितना रेंट तुम्हें देना है, तो वो भी हम दे देंगे इंटीजर में। उसके बाद भैया उनके अदर एक्सपेंसेस, तो वो भी हम दे देंगे इंटीजर वैल्यू में, और ब्रैकेट को बंद करके इसको कर देंगे हम एग्जीक्यूट। तो ये देखो हमारी कमांड सक्सेसफुल हो गई है। चलो अब चेक करते हैं कि हमारा डाटाबेस में जो टेबल है वो क्रिएट हुई या नहीं हुई। तो हम रुचि नाम के डाटाबेस में थे, तो यहाँ साइड में आपको ये दिख रहा होगा टेबल, इस पे प्लस के निशान पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखो ये ब्लॉक ए नाम से हमारी जो टेबल है वो बन करके तैयार हो गई है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि varchar, इंट, बिग इंट ये क्या है, ये सब कुछ, तो ये सब हमारे हैं डाटा टाइप। तो चलो थोड़ा सा डाटा टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं, डाटा टाइप इन एसक्यूएल। ये जितने भी नोट्स हैं ये सब के सब मैंने ग्रुप में शेयर कर रखे हैं, आप लोग भी डायरेक्टली इनको पढ़ सकते हैं। तो एसक्यूएल टेबल को क्रिएट करने में डाटा टाइप का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब तक हम इस टेबल में अगर हम उसको ये नहीं बताएंगे कि जो नाम है वो हम किस फॉर्म में देना चाहते हैं, तब तक हमारी टेबल जो है वो क्रिएट नहीं होगी, और हम कुछ भी डाटा डालते रहेंगे तो वो चीज़ गलत होगी। अभी क्या हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि नाम जो है वो किस में होना चाहिए, varchar में ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यू डालेंगे ना तो वो लेगा नहीं। तो इसीलिए जो हमारा टेबल क्रिएशन में डाटा टाइप का है जो वो बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें हम किस कॉलम में किस तरह की वैल्यू स्टोर करेंगे ये डिफाइन करते हैं, और इसी को डिफाइन करने के लिए हमें डाटा टाइप का यूज करना पड़ता है। हर कॉलम के लिए डाटा टाइप को टेबल क्रिएट करते समय डिफाइन किया जाता है। एसक्यूएल में 6 तरह के मेनली डाटा टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा न्यूमेरिकल डाटा टाइप। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी, तो इसमें भी अलग अलग हैं। न्यूमेरिकल डाटा टाइप में हमारे पास डाटा टाइप्स हैं अलग अलग। जैसे हमारा सबसे पहला आता है बिट डाटा टाइप। बिट डाटा टाइप में जब हमें 0 और 1 की फॉर्म में कोई भी डाटा लिखना है, सिर्फ 0 और 1 वैल्यू देनी है हमें, तो हम वहाँ पर यूज करेंगे हमारा बिट। जैसे हमने यहाँ पर अपना ये लिखा ना varchar int, तो इसकी जगह हम यहाँ पे अगर बिट लिख देंगे तो हम सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में ही अपना डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं 2, 3, 4, 5 लिखने की सोचूंगा तो हम बिट डाटा टाइप पे इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, एसक्यूएल हमें एरर शो कर देगा। उसी तरीके से जब हमें 0 से लेकर 255 तक अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो हम डाटा टाइप यूज करेंगे टीनी इंट। इसके अलावा जब हमारी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, जैसे 32,768 है, -32,768 से लेके प्लस के 32,767 तक जब हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो हमारा स्मॉल इंट यूज होगा। अब अगर हमें इससे भी ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करनी है तो हम इंट डाटा टाइप को यूज करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया भी है कि रूम के लिए या रेंट के लिए या एक्सपेंस के लिए हम इंट डाटा टाइप को यूज करेंगे। अब रेंट के लिए हम एक और डाटा टाइप को यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम कौन से डाटा टाइप को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे हमें
और भी बड़ी वैल्यूज़ की ज़रूरत है, इंटीजर से भी ज़्यादा, इंट डाटा टाइप से भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू की ज़रूरत है हमें, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे बिग इंट, जैसा कि हमने अपने मोबाइल नंबर में किया भी है। तो जब भी आप कहीं पर भी कभी भी डाटाबेस में कोई भी टेबल क्रिएट करोगे, उसमें हमें मोबाइल नंबर अगर कहीं पर भी देना है तो हमेशा हम उसमें बिग इंट डाटा टाइप को ही यूज़ करेंगे। और अगर हमें कोई, यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं जीमेल आईडी, अगर हमें जीमेल आईडी का यूज़ करना है, जीमेल आईडी अगर हमें कहीं पर भी प्रोवाइड करवानी है, तो उसके लिए हमारा डाटा टाइप रहेगा varchar, और इसकी हम जो लेंथ डिफाइन करेंगे वो करेंगे 255। अगर आप इस फॉर्म में अपनी जीमेल के डाटा टाइप को दोगे तो आप अपनी जीमेल आईडी को आराम से इंसर्ट कर पाओगे। इसके बाद अगर हमें डेसिमल वैल्यूज देनी है तो हम डेसिमल डाटा टाइप को यूज करेंगे। उसी तरीके से अगर हमें फ्लोट वैल्यू देनी है तो हम फ्लोट डाटा टाइप को यूज करेंगे। अगर हमें रियल वैल्यूज देनी है तो हम रियल डाटा टाइप को यूज करेंगे। ये सारी मैथमेटिक्स की फॉर्म है, तो अगर हमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी डाटा इंसर्ट करना है तो हम इंटीजर न्यूमेरिक डाटा टाइप को यूज करेंगे, जिसमें हम इन डाटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि अगर हमें डेट और टाइम का भी डाटा टाइप देना है, जैसे हमें पता करना है कि किस तारीख को हमने कौन सा रूम है वो रेंट पे दिया है, तो हम यहाँ पर डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा क्या डाटा टाइप रहेगा, उसके लिए हमारे पास डाटा टाइप है डेट। अगर हमें सिर्फ डेट को डिफाइन करना है तो हम डेट को डाटा टाइप रखेंगे। अगर हमें सिर्फ टाइम, कहीं पे ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर हमें सिर्फ टाइम को डिफाइन करना है, डेट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम वहाँ पर टाइम को डिफाइन करेंगे। टाइम रहेगा हमारा डाटाबेस। ये जितने भी यहाँ पर मैंने येलो कलर में कर रखी, ये सब हमारे डाटा टाइप है जो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इंट लिखा था ना, इसकी जगह अगर आप डेट लिख दोगे तो एक्सपेंस जो है ना वो डेट की फॉर्म में ही डाटा को लेगा, दूसरी फॉर्म में डाटा को नहीं लेगा। तो यहाँ पर ये जितने भी येलो कलर में मैंने हाईलाइट कर रखे ना, ये सब हमारे डाटा टाइप हम ये एट जैसे ही हमें यूज़ करना होगा तो एज इट इज़ लिखेंगे। इसमें कुछ हमें कट वगैरह या इनका जो लिखने का तरीका होगा कोई दूसरा नहीं है, डायरेक्ट हम यही लिखेंगे। अब अगर हमें कहीं ऐसी जरूरत पड़ती है जहाँ पर डेट और टाइम दोनों को डिफाइन करना है तो हम डेट टाइम डाटा टाइप को यूज़ करेंगे। अब इनको डालने का भी अपना एक फॉर्मेट है। ऐसा नहीं है कि हमने डेट डाटा टाइप को यूज़ कर लिया और हम भैया डेट डालने लग गए। अब डेट डालते टाइम ऐसा नहीं है कि हमने डेट पहले लिख दी, मंथ उसके बाद लिखा, फिर लिखा ईयर, या हमने मंथ पहले लिख दिया उसके बाद ईयर, फिर हमने लिख दी डेट। नहीं, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि हम सबसे पहले उसमें लिखेंगे ईयर कि कौन सा साल है, उसके बाद लिखेंगे मंथ की कौन सा महीना है, और उसके बाद लिखेंगे डेट। क्योंकि हमारा जो एसक्यूएल है ना वो इसी फॉर्म में हमारी डेट को समझता है। अगर हम कोई दूसरा फॉर्मेट यूज करेंगे ना तो हम डाटा को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से जब हमें टाइम को इंसर्ट करना है तो हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा, पहले हम लिखेंगे हावर्स घंटे, उसके बाद मिनट, और उसके बाद सेकंड्स। अगर इसी फॉर्म में आप टाइम को डालोगे तो ही आपका टाइम इंसर्ट होगा, नहीं तो आपका टाइम जो है वो इंसर्ट नहीं होगा। इसके बाद हमारा तीसरे प्रकार का डाटा टाइप आता हुआ आता है कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डाटा टाइप। इसमें हमारे पास कौन कौन से डाटा टाइप हैं? कैर डाटा टाइप, ये हमारी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने का काम करता है। इसमें हम अपने नंबर, लेटर और स्पेशल कैरेक्टर कैसे, जैसे @ हो गया, हम जीमेल आईडी जब देते हैं, तो इस तरीके के डाटा को स्टोर करने के लिए हम क्या है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज करते हैं। अगर हमें 0 से 255 तक इस साइज का डाटा अगर स्टोर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कैर को यूज कर सकते हैं। अगर हमें इससे ज़्यादा डाटा को स्टोर करना है तो हम varchar को यूज करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर यूज किया भी है, varchar। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है टेक्स्ट। इस डाटा टाइप का उपयोग हम ऐसी स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए करते हैं जिसका साइज अनलिमिटेड होता है। किसी भी टेक्स्ट टाइप के कॉलम या फील्ड में 2 GB तक के टेक्स्ट को हम स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जब हमें कोई पैराग्राफ इंसर्ट करना, मान लीजिए, ठीक है, हमें यहाँ पर कोई भी एक पैराग्राफ इंसर्ट करना पड़ जाता है, कोई ऐसा हमारे पास आ जाता है, या हम रिमार्क का कॉलम बनाते हैं जिसे हमें बहुत बड़ा रिमार्क देना होता है, तो उस कंडीशन में हम टेक्स्ट डाटा टाइप का यूज करेंगे। जब हमें कोई पैराग्राफ या कुछ लेंथी लाइन लिखनी होगी ना तो वहां पर हम टेक्स्ट डाटा टाइप को यूज कर लेंगे।
इसके बाद आता हमारा यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप। यह कैरेक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप की तरह ही होता है जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, ये इसी की तरीके से होता है। इसमें भी हम उन्हीं वैल्यू को स्टोर करते हैं। कौन कौन सी वैल्यू को? नंबर, लेटर और स्पेशल कैरेक्टर। ये तीनों चीज़ हम कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग में भी डाल सकते हैं और हम यूनिकोड कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग में भी डाल सकते हैं। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि कैरेक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप में वैल्यू की 1 बाइट पर कैरेक्टर स्टोर करती है, जबकि यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है वो डाटा टाइप में 1 बाइट पर कैरेक्टर स्टोर करती है। यानी कि ये हमारा क्या करता है, 1 बाइट 1 कैरेक्टर। ये हमारा क्या करता है, 2 बाइट पर कैरेक्टर बस। यानी कि जो हमारे एसक्यूएल में स्पेस होता है ना, बाइट्स में डिवाइड होता है छोटे छोटे कंप्यूटर में हमारा, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो उसमें जो हमारा डाटा स्टोर होता है ना, सिर्फ उस स्टोर करने के जो तरीका है ना, वो फर्क है इन दोनों में। बाकी इसके अलावा हमारे कैरेक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप में और यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप में कोई फर्क नहीं है। और इन दोनों में हम जो भी हमारा डाटा टाइप था उसके आगे एन लिख देंगे तो हमारा यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप हो जाएगा। अगर उसको नॉर्मल लिखते हैं तो वो कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डाटा टाइप होगा। जैसे यहाँ पर हमारा है, वहाँ पर कैर था तो यहाँ पर एन कैर, वहाँ पर वेर कैर था तो यहाँ पर एन वेर कैर, वहाँ पर टेक्स्ट था तो यहाँ पर एन टेक्स्ट। अब इसके बाद आता है हमारा बाइनरी डाटा टाइप। तो बाइनरी डाटा टाइप में भी हम बाइनरी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। इसमें हम 8000 बाइट तक स्टोर कर सकते हैं। वेर बाइनरी में भी हम 8000 बाइट तक स्टोर कर सकते हैं। और वैन बाइनरी मैक्स में हम 231 बाइट्स तक स्टोर कर सकते हैं। और इमेज, अगर हमें कोई इमेज डालनी है तो हम उसमें 2 GB तक का स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें कहीं पर भी इमेजेस वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ जाती है एसक्यूएल में तो वहाँ पर हम इमेज डाटा टाइप को यूज़ करेंगे। अब आते हैं हमारे मिसलेनियस डाटा टाइप, जैसे सीलॉग। डाटा टाइप कैरेक्टर का एक साथ 2 GB से ज़्यादा स्टोर करने के लिए होता है। अगर हमें कहीं पर भी 2 GB से ज़्यादा का डाटा स्टोर करना तो हम सीलॉग को यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर हमें बाइनरी फॉर्म में कोई डाटा को स्टोर करना है तो हम बीलॉग यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई XML फाइल होती है हमारी, ये एक फाइल का टाइप होता है जो कि हमारी एक लैंग्वेज की तरह ही है। हम एक्सेल में भी हमारे पास एक फॉर्मेट आता है, जब एक फाइल को हम सेव करते हैं तो XLS फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पर भी दिया होता है। ये देखो यहाँ पर हमें सेव टाइप दिखाए होते हैं, तो इसमें हमारे पास एक फॉर्मेट होता है XLS। ये रहा XML, ये देखो XML डाटा। तो जब हमें कोई भी XML डाटा जो है वो स्टोर करना हो तो वहाँ पर हम XML डाटा टाइप को यूज़ करेंगे। और जहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट की कोई क्यूरी है उस तरीके का डाटा स्टोर करना तो हम जेसन डाटा टाइप को यूज़ करेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए हमें कहीं पर पैसों की बात आती है, पैसा इंसर्ट करना है, मनी, तो हमारे पास एक इंटीजर की जगह हम मनी डाटा टाइप को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें रेंट देना है तो हम यहाँ पर हम इंटीजर की बजाय वैल्यू हमारी इंटीजर में भी स्टोर हो जाएगी। बट अगर हम कोई भी पैसों की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम अपने मनी डाटा टाइप को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखो मनी भी एक तरह का डाटा टाइप है, जहाँ पर पैसों की बात आएगी वहाँ पर हम मनी डाटा टाइप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे डाटा टाइप थे। हमने सीखा कि कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं और डाटा टाइप को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ किस किस तरीके से कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो अब हमारी यहाँ पर टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब बात आती है कि टेबल हमारी किस कौन कौन से उसमें कॉलम हुए हैं क्रिएट, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो वो हम चेक करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से। अब बात आती है कि स्टेटमेंट क्या होती है। सिलेक्ट स्टेटमेंट तो मैंने बोल दिया, तो स्टेटमेंट होती क्या है। तो स्टेटमेंट वो चीज़ होती है जिसके थ्रू हम अपनी कमांड्स, यानी कि जो भी हम डाटा को देखना चाहते हैं, कोई भी वैल्यूज़ को हम डालना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी हम कमांड यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे एसक्यूएल स्टेटमेंट या एसक्यूएल कमांड। तो ये कितने तरह की होती हैं, ये हमारी 5 तरह की कमांड्स होती हैं। इसमें सबसे पहली जो होती है वो है DDL, डाटा डिफाइन लैंग्वेज कमांड। तो DDL कमांड
को डाटाबेस को डिफाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे इस कमांड में हमारे कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे हमने अभी डाटा क्या है, टेबल को क्रिएट किया था, तो वो हमारा किसके अंडर आया, DDL कमांड के अंदर। हम किसी भी टेबल को ड्रॉप करेंगे, कॉलम को ड्रॉप करेंगे, तो वो हमारा आएगा DDL कमांड के अंदर। अल्टर करेंगे, रिनेम करेंगे या ट्रंकेट करेंगे, वो सारा हमारा होगा DDL कमांड के थ्रू। अब आती है हमारी DML कमांड, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटाबेस में किसी भी प्रकार के चेंज का करने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। इस कमांड के द्वारा हम कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं, DML कमांड्स में हमारे रहेंगे अपडेट, कोई भी चीज़ को हम अपडेट करेंगे जब, इंसर्ट करेंगे जब, और डिलीट करेंगे। जैसे हमने अभी टेबल को क्रिएट किया तो हमारी थी DDL, अब हम उसमें डाटा को इंसर्ट करेंगे तो वो हमारी रहेगी DML। इसके बाद आती है DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटाबेस में किसी भी प्रकार की परमिशन जब हमें सेट करनी होगी, ग्रांट या रिवोक, यानी कि किसी भी प्रकार से हम जब परमिशन सेट करेंगे ना, तो वो हमारी आएंगे DCL के अंदर। इसके बाद आता है हमारा TCL। इस कमांड में हम DML कमांड के साथ ये उपयोग की जाती है। जैसे कि हम इंसर्ट, डिलीट या अपडेट करेंगे तो यह ऑपरेशन डाटाबेस में ऑटोमेटिक होते हैं, इसलिए इस कमांड का उपयोग टेबल को बनाते समय या डिलीट करते समय नहीं होता। जैसे हमने कमिट किया, रोल बैक किया या सेव पॉइंट किया। अब जैसे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर ये क्यूरी रन की, क्रिएट कमांड यहाँ पर हमने यूज की। अब इसको हमने एग्जीक्यूट किया था, तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया ना, तो वो किसके अंदर आया, हमारा TCL कमांड के अंदर आया। कमिट कर दिया हमने, फाइनल कर दिया उसको। हम कोई भी डाटा हमारा डिलीट हो गया तो उसको रोल बैक करेंगे, वापस से लेके आएंगे, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं अनडू। कि कोई भी डाटा डिलीट हो गया था तो हम नॉर्मल एक्सेल वर्ड में Ctrl+Z के थ्रू जो डाटा को डिलीट किए हुए डाटा को वापस लेके आते हैं, तो उसमें SQL में बोला जाता है रोल बैक, तो वो हमारा TCL कमांड के अंडर आएगा। इस तरीके से हमारी जो लास्ट है वो है DQL। इस कमांड का उपयोग डाटाबेस से डाटा को निकालने के लिए किया जाता है, जिसमें हम करेंगे सिलेक्ट, जो कि हम अब यूज करेंगे जब हमें किसी भी टेबल के डाटा को देखना होगा, किसी भी प्रकार के हमें डाटा को निकालना होगा, तो हम वहां पर यूज करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट को। तब बात आती है सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो सिलेक्ट का मतलब होता है हिंदी में चुन लेना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी सहायता से हम अपनी टेबल में जो भी देखना चाहते हैं या उसमें से जो भी चुनना चाहते हैं, इन दोनों तरीकों के लिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो इसके लिए हमारा सिंटैक्स क्या रहता है, हम करेंगे सिलेक्ट। मान लीजिए हमें किसी भी टेबल का क्या पूरा का पूरा डाटा देखना है। जैसे अभी हम देखना चाहते हैं कि हमने कौन कौन से कॉलम को जो है वो क्रिएट किया है, तो हमारी क्या कमांड रहेगी, हमारी रहेगी सिलेक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे स्टार एस्ट्रिक। इसका स्टार का यहाँ पे मतलब होता है दोस्तों ऑल, यानी कि पूरे की पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इसका स्टार का मतलब है ऑल। फ्रॉम कहाँ से, उसके बाद हम टेबल का नाम दे देंगे। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट, इसके बाद हमने किया स्टार फ्रॉम। हमारी क्या नाम की टेबल थी, ब्लॉक ए नाम से हमने टेबल क्रिएट की थी। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हमने जैसे ही सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करके इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, तो हमारे पास ये देखिए हमारी जो टेबल क्रिएट की थी वो यहाँ पर आ गई है कि हमने क्या क्या उसमें कॉलम दिए थे। अब इसके बाद हमारा आता है दोस्तों, अगर हमें मान लो कोई स्पेसिफिक कॉलम्स देखने हैं। चलिए इसको यूज करने से पहले हम डाटा को इंसर्ट करना सीखते हैं, ताकि हमारे पास कॉलम्स में डाटा आ जाए और हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को और भी अच्छे तरीके से यूज कर सकें। तो अब बात आती है कि हाउ टू इंसर्ट डाटा इन ए टेबल। तो टेबल में हम डाटा को कैसे इंसर्ट करते हैं।
तो एसक्यूएल में टेबल में डाटा डालने के लिए हमें सबसे पहले उस डाटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ता है, वो जहाँ पर हमने टेबल को क्रिएट किया था, और वहीं पर हम अपनी कमांड को रन करेंगे। अब मान लो कि हमने भैया अपनी बिल्डिंग बना ली थी, उसमें टेबल बना दी, उसमें हमने रूम भी अलॉट कर दिए। अब हमें क्या है, वो रूम रेंट पे देने हैं, तो हम डाटा को इंसर्ट करेंगे। अब मान लो हमारे पास एक रजिस्टर है, हम रूम देते जाएंगे और डाटा को डालते जाएंगे कि इतना रूम नंबर इसको अलॉट हुआ है, इतना रूम नंबर इसको अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर हम अपना वो सभी डाटा यहाँ पर डालेंगे कि भैया जिस बंदे को हमने नाम क्या है उसका, जिसको रूम दिया उसको कौन सा रूम नंबर दिया है, उसका क्या मोबाइल नंबर है, क्या रेंट रहेगा उसका, और क्या एक्सपेंस उसके अदर एक्सपेंसेस हैं। तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंसर्ट कमांड का। तो वो हमारी 3 तरीके से होंगी। पहला तो मान लो कि हमारे पास जो बंदे आए हैं, ठीक है, जिनको रूम चाहिए, जो बंदे आए हैं उनके पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल थी। उनको हमें उनका नाम पता करना था एज पर आधार, तो उनके पास आधार कार्ड भी था, उनका मोबाइल नंबर भी था, और हमें ये भी पता है कि उनको कौन सा रूम नंबर अलॉट करना है, और वो इस बात के लिए भी राजी हैं कि इतना रेंट और इतना एक्सपेंस दे देंगे। तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर डालेंगे। तो वो हम कैसे इंसर्ट करेंगे अगर उनके पास हमारे पास यानी कि सारी डिटेल्स हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे दोस्तों इंसर्ट इनटू, कि भैया इंसर्ट कर दीजिए, इनटू का मतलब में, किसमें, टेबल का नाम लिखेंगे कि इस टेबल में इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद हम हमारी ब्रैकेट शुरू करेंगे और अपने कॉलम्स का नाम दे देंगे कि भैया इस टेबल में ये नाम के कॉलम हैं और उन सब में इंसर्ट करना है हमें। उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके हम कि भैया इन कॉलम में कौन कौन सी वैल्यू हमें डालनी है वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो चलो यहाँ पर इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, उसके बाद हमारी टेबल का क्या नाम था, हमारी टेबल का नाम था ब्लॉक ए, यानी ब्लॉक ए नाम की टेबल में डाटा को इंसर्ट करना है हमें, जिसमें क्या है, कॉलम के नाम देंगे हम अपने। क्या क्या कॉलम के नाम हमारे कॉलम का नाम है नेम, उसके बाद कॉमा रूम, कॉमा मोबाइल, उसके बाद रेंट, और क्या है, एक्सपेंस। तो हमारे ये कॉलम के नाम हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, दिख रहा है मोहित? ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यूज देंगे कि क्या क्या हम इनमें वैल्यूज डालना चाहते हैं। तो हमें सबसे पहले हम जो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे दोस्तों, उसमें सबसे मेन बात क्या है कि जिस हिसाब से हमने यहाँ पर कॉलम्स के नाम दिए हैं ना, उसी हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। अगर हम दूसरे तरीके से वैल्यू को इंसर्ट करेंगे ना, तो एसक्यूएल उसको उठाएगा नहीं। चलो इसको भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या कॉलम का नाम दिया, नेम, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। जब भी हम कोई कैरेक्टर लिखेंगे ना, तो हम हमेशा उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, और जब भी हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज देंगे तो हम उसको नॉर्मली लिखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमें नाम था वो कैरेक्टर में लिखना था, तो हमने उसको इन्वर्टेड कॉमास में दिया। अब रूम नंबर अलॉट करना है उसका, तो उसको हमने बिना इन्वर्टेड में, क्योंकि वो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद हमने क्या, रेंट उसका कितना होगा, अब उसके बाद उसके अदर एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो ये सारा डाटा हमने डाल दिया। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए 1 रो अफेक्टेड, यानी कि हमारी टेबल में 1 रो अफेक्ट हुई है। चलिए चेक करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, वो हम करेंगे हमारे सिलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से। तो ये देखो हमारा डाटा जो वो इंसर्ट हो चुका है। अब जैसा कि मैंने बताया कि मान लो हमने जिस हिसाब से कॉलम के यहाँ पे नाम दिए थे, हम उस हिसाब से यहाँ पर वैल्यू नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं,
हमने नाम जो है ना यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने 101 लिख दिया, फिर मोबाइल नंबर लिख दिया, रूम नंबर लिखा, फिर मोबाइल नंबर, और इसके बाद मैं नाम लिख देता हूँ। तो हमने चीज़ें तो सारी दी हैं इसको, नाम भी दिया है, रूम नंबर भी दिया है, मोबाइल नंबर भी दिया है, रेंट भी दिया है और अदर एक्सपेंस भी दिए हैं, पर ये एरर शो कर देगा। ये देखो, इसने एरर शो क्या किया कि एरर कन्वर्टिंग द डाटा टाइप varchar टू बिग इंट, कि जब मैं varchar को है ना बिग इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तुमने क्या है, varchar डाटा दिया है और उसको मैं बिग इंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हमने क्या है, तीसरे नंबर पे क्या दिया था, मोबाइल, यहाँ पर ऊपर कॉलम ने मोबाइल, और मोबाइल का हमने डाटा टाइप क्या दिया था, बिग इंट, और यहाँ पे हमने तीसरे नंबर पे क्या वैल्यू दी है, रुचिन, जिसका डाटा टाइप क्या है, varchar। तो ये कह रहा है कि भैया तुमने लिखा तो डाटा टाइप, जब तुमने के टेबल क्रिएट की थी तो मोबाइल का डाटा टाइप दिया था तुमने बिग इंट, और अब तुम वैल्यू दे रहे हो किसमें, कैरेक्टर में, तो मैं उस कैरेक्टर की वैल्यू को है ना बिग इंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तुमने यहाँ पे वैल्यू जो है वो गलत दी है। इसीलिए दोस्तों, आप जिस सीरीज में यहाँ पर कॉलम्स के नाम लिखोगे, उसी सीरीज में यहाँ पर हम डाटा इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा डाटा इंसर्ट होगा। उसके लिए भी डाटा टाइप जिम्मेदार है। डाटा टाइप कैसे जिम्मेदार है, मान लो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, अब रूम दे दिया और मोबाइल नंबर दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ ना, 101 को काट करके यहाँ से और मोबाइल नंबर के बाद दे देता हूँ, तो अब ये हमारे डाटा को उठा लेगा। अब हमारा डाटा जो वो इंसर्ट हो जाएगा। ये देखो, ये देखो इंसर्ट क्यों हो गया हमारा डाटा। हमारा डाटा इसलिए इंसर्ट हो गया क्योंकि हमने जो रूम नंबर था वो भी किस में दिया था, इंटीजर डाटा टाइप में, और जो मोबाइल नंबर हमारा है वो भी किस में है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में ही है, इंटीजर में है। रेंट है वो भी हमारा इंटीजर में ही है। तो इसको जो पता चलता है, वैल्यू जो हम डालते हैं वो कॉलम के नाम के हिसाब से नहीं, कॉलम के डाटा टाइप के हिसाब से पता चलता है कि उसका कौन सा डाटा टाइप था, उसी के हिसाब से ये डाटा को लेगा। अब इसके बाद बात आती है, एक तो ये तरीका हो गया कि हम पहले कॉलम का नाम लिखेंगे और फिर उनकी वैल्यूज दे देंगे तो हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या आता है कि मान लीजिए हमारे पास अब एक बंदा आया और वो कह रहा है कि भैया मेरे पास अभी मोबाइल नंबर नहीं है। क्या नहीं है उसके पास, मोबाइल नंबर नहीं है, और वो रूम लेना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, भैया उसने हमें क्या दिया, नाम दिया, हमने नाम लिख दिया। उसने रूम नंबर था, हमने उसको रूम नंबर दे दिया। अब उसके पास क्या नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, पर मोबाइल नंबर का नाम का तो हमने कॉलम बना रखा है। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, ये हमें खाली छोड़ना पड़ेगा, और हम रेंट लिख देंगे, एक्सपेंस लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, उसका नाम लिख दिया, उसका रूम का नंबर लिख दिया, रेंट लिख दिया और एक्सपेंस लिख दिया। मोबाइल नंबर उसके पास था नहीं तो हमने नहीं लिखा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए वो एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, वो कह रहा है कि देयर आर मोर कॉलम इन द इंसर्टेड स्टेटमेंट दैट द स्पेसिफिक वैल्यू क्लॉज, द नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए क्लॉज मस्ट बी मैच थ्रू द नंबर ऑफ कॉलम इंसर्टेड। ये कह रहा है कि भैया जो तुमने वैल्यू दी है ना, वैल्यू तो टोटल कितनी दी है तुमने, 4, 1 2 3 4, पर तुमने जो कॉलम के नाम दिए हैं ना वो दिए हैं 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी मोबाइल
नहीं लिखेंगे। चलिए अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारा एग्जीक्यूट हो गया। और अब जो हमारा मोबाइल नंबर का कॉलम था वो क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। ये देखिए वो नल वैल्यू से है, हमने यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर नहीं दिया था। तो इस तरीके से जब हमें किसी भी डाटा को, एक कॉलम को स्पेसिफिक कॉलम में डाटा नहीं इंसर्ट करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास पूरा का पूरा हमें डाटा है हमारे पास, तो हम बार बार इन कॉलम्स के नाम तो नहीं लिख सकते। तो क्या हम अगर इन कॉलम्स को नहीं भी लिखेंगे तो हमारा डाटा इंसर्ट होगा? बिल्कुल होगा। बस उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन हमारी सेम है कि जो हम यहाँ पर डाटा इंसर्ट करेंगे ना, यहाँ पर जो हम वैल्यूज़ देंगे वो हमारे कॉलम के हिसाब से ही होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सत्यम नाम है तो पहला कॉलम क्या था, नेम का। दूसरा रूम, तो रूम रेंट होना चाहिए यहाँ पे रूम नंबर। तीसरा मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर ही होना चाहिए। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब मैंने जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए ये भी सक्सेसफुल हो गई। चलिए चेक करते हैं। तो ये भी हमारा डाटा इंसर्ट हो गया। अब मान लो इसमें भी मैं वही गड़बड़ करता हूं कि मैं क्या करता हूं, सत्यम को यहां से उठा करके और मैं लास्ट में दे देता हूं। तो क्या हमारा डाटा इंसर्ट होगा? चलो चेक करते हैं। नहीं होगा। क्यों? उसने फिर से वही दिखा दिया कि वेरकर वैल्यू है सत्यम और उसका डाटा टाइप क्या दे रखा हमने, इंटीजर। तो ये उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि जो हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारी उसी सीरीज में होनी चाहिए जिस सीरीज में हमारे हमने कॉलम्स दे रखे हैं। हाँ, ये चीज़ हम जरूर कर सकते हैं कि मान लो हमने यहाँ पर जैसे लिखा इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल नेम, फिर हम अपने कॉलम्स के नाम देंगे ब्रैकेट में। जैसे यहाँ पर मैं कॉलम के नाम चेंज कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं रूम लिख दिया, उसके बाद मैंने लिख दिया नेम, उसके बाद मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर, उसके बाद हमने क्या किया रेंट, और उसके बाद किया एक्सपेंस। तो अब हम जो वैल्यू डालेंगे ना वो हमने जो यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पर जो कॉलम्स के नाम दिए ना जिस हिसाब से, उसी हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे पहला क्या दिया कॉलम रूम, और यहाँ पे मैंने पहली वैल्यू क्या दी है सत्यम। तो क्या ये इसको लेगा? चलो चेक करते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए फिर से उसने वही एरर दिखा दिया कि ये कन्वर्ट कर रहा था या क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखो हमने स्पेसिफाई पहले क्या किया रूम, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले इंटीजर वैल्यू दे दी क्योंकि रूम का हमने डाटा टाइप दिया था इंटीजर। उसके बाद हमने क्या किया है नेम, उसके बाद मैं नेम लिखता हूँ। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया रूम, तो हमारा सबसे पहला कॉलम क्या होना चाहिए रूम, पर ऐसा नहीं है। हमारा क्या है रिलेशनल डाटाबेस है, क्यों? उसमें वैल्यू उसी कॉलम में इंसर्ट होगी जिस तरह हमने टेबल को डिफाइन किया है। यहाँ पर हम चाहे कॉलम नेम कुछ भी दे दे पहले, पर एसक्यूएल उसको ऑटोमेटिकली उसी सीरीज में ले जाएगा जब डाटा इंसर्ट करेगा जिस सीरीज में हमने टेबल को क्रिएट किया था। तो ये कुछ तरीके थे जिस तरीके से हम डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपनी सिलेक्ट स्टेटमेंट को। अब अगर हमें पूरी टेबल को देखना है तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं सिलेक्ट, उसके बाद लगाते हैं स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम। अब मान लो हमें पूरी टेबल नहीं देखनी है, हमें क्या सिर्फ नाम का और रेंट का कॉलम देखना है कि किस बंदा, कौन सा बंदा कितना रेंट दे रहा है। सिर्फ हमें इतनी चीज़ का पता करना कि कौन बंदा भैया कितना रेंट दे रहा है। यहाँ का मालिक आया ज़मीन का, वो कह रहा है कि मुझे दिखाओ भैया कौन सा बंदा कितना रेंट दे रहा है, किसी से तुम कम ज़्यादा तो नहीं ले रहे हो। तो हम वो चीज़ कैसे देखेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद अपने कॉलम का नाम हम क्या देखना चाहते हैं नेम,
और क्या देखना चाहते हैं हम? रेंट। किससे? फ्रॉम। कौन सी टेबल से? ब्लॉक ए नाम की जो टेबल है उसमें हम नेम और रेंट को देखना चाहते हैं भैया। तो ये देखो, अब हमारे पास नाम और रेंट सिर्फ दो ही कॉलम शो होंगे। तो यानी कि जब हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम देखना हो तो वो चीज़ भी हम सिलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि किस चीज़ का क्या मतलब है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम नेम, कॉलम कहाँ पे हम क्या डालते हैं, टेबल हम कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, टेबल हम कहाँ पे नाम डालेंगे। तो इसमें सिलेक्ट के बाद हम डिस्टिंक्ट का उपयोग करेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट में, जिसकी सहायता से हम यूनिक वैल्यूज को ही देख सकते हैं। यानी कि हमारे जो टेबल है उसमें मान लो क्या है, जैसे अब रेंट है, रेंट 4000 है, तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि कितना रेंट है। हमारी जो ब्लॉक ए बिल्डिंग है ना, उसका हम कितना रेंट ले रहे हैं भैया, उसमें एक कमरे का कितना रेंट है, हमें ये बता दो। हमारे पास जो डुप्लीकेट वैल्यूज है ना, हमें वो नहीं चाहिए। अगर हम किसी यूनिक वैल्यू को देखना चाहते हैं ना, तो हम सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे। वो क्या करेगा? यूनिक वैल्यूज को दिखाएगा, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देगा। जहां पर हमें सिर्फ यूनिक वैल्यू देखनी है तो हम वहां पर यूज करेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। इसके बाद हमारा क्या है? कॉलम नेम। मान लो हम रेंट देखना चाहते हैं कि रेंट के कॉलम में है ना भैया, हमें यूनिक वैल्यू देखिए, डुप्लीकेट वैल्यू हमें नहीं पता चलनी चाहिए। या फिर जैसे कोई और कॉलम है जिसमें हम देखना चाहते हैं यूनिक वैल्यू, जैसे नाम है कि कौन कौन से नाम के हमारे पास बंदे रह रहे हैं। तो जो भी नाम हमने 2 बार डाल रखा है या 2 कमरे हमने एक ही बंदे को अलॉट कर रखे हैं, एक ही नाम पे अलॉट कर रखे हैं, तो वो 2 बार नाम नहीं दिखाएगा हमारे पास, सिर्फ एक ही बार नाम दिखाएगा। जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पर 5 कॉलम है और नाम कितने हैं? 3, रुचिन, सत्यम और कार्तिक। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, उसके बाद कॉलम का नाम नेम, फ्रॉम कौन सी टेबल से? ब्लॉक ए नाम की टेबल से। तो ये देखो, हमने जो रुचिन 3 बार शो कर रहा था ना, वो 3 बार के बजाय यहाँ पर जब हमने डिस्टिंक्ट का यूज किया तो सिर्फ एक ही बार शो होगा। तो यानी कि जब हमें यूनिक वैल्यूज देखनी होंगी ना, कहीं पर भी हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें डुप्लीकेट वैल्यू को शो नहीं करना है, सिर्फ जो यूनिक वैल्यूज है ना हमारी वही शो करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर दो। डुप्लीकेट अगर 5 बार वो वैल्यू है, 6 बार वैल्यू है, 2 बार वैल्यू है, तो वो सिर्फ हमें एक ही बार दिखाए। तो वहाँ पर उस कंडीशन में हम सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे। तो ये थी हमारी दोस्तों सिलेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद दोस्तों हमने क्या किया? हाँ बोलो। डिस्टिंक्ट वाली डिस्टिंक्ट हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमारी डबल वैल्यूज हैं, ठीक है, पर हमें यूनिक वैल्यू ही देखनी है। जैसे कि मान लो अभी यहाँ पर हमने दिया नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर हमने सिटी नाम का और कॉलम ऐड कर रखा था, ठीक है, और हमारे पास अलग अलग सिटी से बंदे थे, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भैया एक ही सिटी से 2 बंदे आए हो और उन्होंने रूम अलॉट करवाया हो। ये भी तो हो सकता है ना कि एक ही सिटी से भैया 2 बंदे आए हो, 3 बंदे आए हो, 4 बंदे आ गए, ठीक है, उन्होंने कमरा ले रखा है। तो यहाँ पर सिटी में तो हम सबका सिटी का नाम सेम ही रखेंगे, उनका जो सिटी है वही लिखेंगे। तो मान लो कल को भैया कोई भी आता है और वो हमसे पूछता है कि भैया कौन कौन सी सिटी से हमारे पास बंदे आए हुए हैं, तो अगर हम नॉर्मली चेक करेंगे तो अगर 4 बार है, 4 बंदे आए हुए हैं तो 4 बार नाम दिखाएगा उस सिटी का, तो लेंथी हो जाएगा डाटा हमारा फालतू में। तो उस कंडीशन में हम डिस्टेंट को यूज करेंगे। वो 4 बार की बजाय है ना हमारे पास एक ही बार दिखाएगा कि भैया ये सिटी है, इस सिटी में से हमारे पास बंदे आए हुए हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास नाम है तो हम देखना चाहते हैं कौन कौन से नाम के बंदे हमारे पास आए हुए हैं। अगर सिटी होती तो हम सिटी भी देख सकते थे। तो उसकी कमांड हमारी सेम रहेगी कि सिलेक्ट, जो हमने स्टार या कॉलम का नाम देते थे ना, उससे पहले हम यूज करेंगे सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट।
सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, उसके बाद अपने कॉलम का नाम जैसे हमने यहाँ पर कर दिया नेम। अब नेम में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है यहाँ पे 3 बार है ना रुचिन, पर अगर हम डिस्टिंक्ट को यूज कर रहे हैं ना तो एक ही बार दिखाएगा उसको। वो कहाँ से, टेबल का नाम, ये देख उसने 3 बार की बजाय हमारे पास कितनी बार दिखाया रुचिन को, एक ही बार। पर अगर हम डिस्टिंक्ट का यूज नहीं करते हैं तो हमारे पास कितनी बार दिखाएगा, 3 बार। तो जब भी कभी है ना हमें डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करके सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही देखना होगा। कहीं भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है तो उस टाइम पे हम सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे। अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम को देखना है तो हम सिलेक्ट में स्टार के बाद उस कॉलम का नाम लिख देंगे। जैसे मुझे यहाँ पर सिर्फ नेम नाम के कॉलम को देखना था, तो ये देख, अब मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से नेम को देखा तो कितनी बार आया रुचिन, 3 बार। पर सिलेक्ट डिस्टिंक्ट की हेल्प से अगर मैं नेम नाम के कॉलम को देख रहा हूँ तो रुचिन कितनी बार आ रहा है, 1 बार। ये डिफरेंस है सिलेक्ट और सिलेक्ट डिस्टिंक्ट में। ठीक है, समझ गया। डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देगा ये। कहीं पे भी अगर हमें ऐसी आती है ना, कई बार हमारे पास आता है कि डुप्लीकेट वैल्यू को अलग निकालना है, ठीक है, हमें सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे। अब हमने टेबल को भी क्रिएट कर लिया, टेबल में डाटा भी इंसर्ट कर लिया, डाटा टाइप भी पढ़ लिया। अब बात आती है कि हमने जैसे मोबाइल नंबर को खाली छोड़ दिया था, तो अब क्या है कि वो बंदा आता है अपने पास 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, और वो कहता है भाई मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है, तो आप मेरा मोबाइल नंबर अपडेट कर लो। ठीक है, मैं अपना मोबाइल नंबर अपने रजिस्टर में से डालो, मेरा मोबाइल नंबर, मैं आपको मोबाइल नंबर देता हूँ। तो हम उसके लिए नया कॉलम तो दोबारा बनाएंगे नहीं कि भैया हम उसका डाटा दोबारा इंसर्ट करेंगे, क्योंकि पहले से उसका डाटा इंसर्ट तो है ही। अगर दोबारा कर देंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे हमारी अपडेट स्टेटमेंट को। अपडेट, नवीनीकरण। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जब भी हम किसी कॉलम में कुछ डाटा को बदलकर उसकी जगह पे कुछ नया डाटा डालना चाहते हैं या फिर किसी खाली कॉलम के डाटा को भरना चाहते हैं, तो वहां पर हम अपनी अपडेट स्टेटमेंट या अपडेट कमांड का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैंक कॉलम के ऊपर ही हम अपडेट को यूज कर सकते हैं। अगर मान लो कल को जो 102 रूम हमने दे रखा था या 103 हमने जैसे रूम दे रखा था कार्तिक को, तो कार्तिक क्या भैया 1 महीना रह के और कार्तिक चला गया। ठीक है, तो अब हमें क्या है उसका नाम चेंज करना, या फिर कार्तिक का नाम चेंज हो गया। ठीक है, कार्तिक अपना कह रहा है भैया मेरा सरनेम भी लिखो साथ में। ठीक है, कार्तिक शर्मा लिखो मेरा पूरा नाम यहाँ पे। ठीक है, तो हम वो चीज भी कर सकते हैं। या फिर मान लो 2 महीने बाद हमने क्या किया, रूम रेंट बढ़ा दिया। ठीक है, अब रूम रेंट क्या है 4000 की जगह कितना हो गया, 5000 कर दिया हमने। ठीक है, तो उसके लिए हम नई टेबल तो क्रिएट करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे वहां पे, क्योंकि नई टेबल क्रिएट करेंगे तो पूरा डाटा हमें फिर से डालना पड़ेगा एक एक करके। अब फिर से बनाओ भैया पूरा डाटा डालो, तो उसमें हम क्या करेंगे, अपडेट स्टेटमेंट को यूज करके है ना इस रेंट को अपडेट कर देंगे। ठीक है, या फिर मान लो कल को भैया कार्तिक के कमरे का या सत्यम के कमरे का भैया रेंट बढ़ गया। ठीक है, या इसके एक्सपेंस जो थे ना वो ज़्यादा आ गए, इसने बिजली को ज़्यादा यूज़ कर लिया, इसका बिजली बिल है ना वो 2000 से ज़्यादा आ गया। तो अब की बार इसका बिजली बिल 2000 की बजाय हमें कुछ और लिखना है। पहले हमने 2000 लिख दिया था, पर अब इसका ज़्यादा हो गया, तो ये चेंज करके मुझे 2000 की जगह 2500 लिखना है। किसी भी वैल्यू को अपडेट करने के लिए या खाली जगह पे वैल्यू को डालने के लिए, उस कंडीशन में हम यूज करेंगे अपने अपडेट स्टेटमेंट को। तो इसका सिंटैक्स क्या रहेगा, हम सबसे पहले लिखेंगे अपडेट, उसके बाद हमारी टेबल का नाम कि भैया इस टेबल में हम क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, सेट। उसके बाद हम अपने लिखेंगे कॉलम का नाम इज इक्वल टू वैल्यू, कि भैया इस टेबल में मैं अपडेट करना चाहता हूं, और क्या अपडेट करना चाहता हूं, तुम सेट कर दो इस कॉलम में इस वैल्यू को। उसके बाद अगर हमें दूसरे कॉलम में भी कुछ वैल्यू चेंज करनी है तो उस वैल्यू को भी हम लिख देंगे।
अगर दो इकट्ठी वैल्यू हमने चेंज करनी है तो कोमा लगा के, नहीं तो फिर उसके आगे हम लिखेंगे वेयर, जहाँ पर क्या हो, कॉलम नेम ये हो। जैसे कि अब अपने यहाँ पे है, अपने यहाँ पे है तो हमने क्या कर रखा है कि रुचिन नाम का जो बंदा है ना, उसका मोबाइल नंबर खाली है, ठीक है, और उसका रूम नंबर क्या है 102। तो जिस रुचिन का रूम नंबर 102 है ना, उसका हमने मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ठीक है। या फिर जो सत्यम नाम का बंदा है या कार्तिक नाम का बंदा है ना, उसका हमें मोबाइल नंबर अपडेट करना है। तो हम उस कंडीशन में अपडेट स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो चलो करके देखते हैं। अपडेट क्या करना, हमें टेबल का नाम ब्लॉक ए अपडेट कर दीजिए, ब्लॉक ए को। उसके बाद क्या करेंगे, हम सेट करना चाहते हैं कहाँ पर, मोबाइल नाम के कॉलम में। क्या सेट करना चाहते हैं हम, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, वेयर कंडीशन लगा देंगे हम, जहां पर क्या हो। अब हम किसकी करना चाहते हैं, मान लो हम कार्तिक का मोबाइल नंबर अपडेट हो गया, वो अपडेट करना चाहते हैं। वेयर नेम इज इक्वल टू क्या होगा, नेम कार्तिक, कि भैया जो कार्तिक नाम का बंदा था ना, हमने यहाँ पे क्या लिखा कि जो कार्तिक नाम का बंदा है उसका मोबाइल नंबर ये सेट कर दो। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो एक रो इफेक्ट हुई। चलो अब चेक करते हैं। तो ये देखो कार्तिक का जो मोबाइल नंबर था वो चेंज हो चुका है, हो गया। इसके लिए अपडेट स्टेटमेंट के लिए हमें वेयर के बाद कोई स्पेसिफिक चीज देनी पड़ती है कि किसका हम करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं रुचिन। ठीक है, तो जहां जहां पर भी रुचिन नाम होगा ना, उन सबका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। ये देखो हमारे 3 थे ना रुचिन नाम के, तो ये देखो 3 रो इफेक्ट हुई है यहाँ पे, 3 रोज इफेक्ट। ये देखो जहां जहां पे भी रुचिन था उन सबका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे देता हूँ रूम नंबर, ठीक है, रूम नंबर के थ्रू भी हम चेंज कर सकते हैं। वेयर रूम इज इक्वल टू 102, कि जिसका रूम नंबर 102 है ना, उसका मोबाइल नंबर चेंज कर दो। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर ये कर दो। तो जिसका भी रूम नंबर 102 होगा ना, उन सब का मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। ये देखो 102 किसका था, रुचिन और सत्यम नाम से था, इन दोनों का ये देखो मोबाइल नंबर चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर है। सत्यम, मोहित, कार्तिक, तो हमने अपडेट स्टेटमेंट को भी कर लिया। अब हम करेंगे अल्टर टेबल। अब अल्टर कमांड की जो हेल्प से है ना, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अल्टर का मतलब होता है बदलाव। तो नाम से ही पता चल रहा है, अल्टर स्टेटमेंट की सहायता से हम अपनी टेबल में जब भी कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो हम अल्टर स्टेटमेंट की हेल्प से करेंगे। और मेनली हम अल्टर स्टेटमेंट की हेल्प से 3 चीज चेंज कर सकते हैं। हम कोई भी नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, कोई भी कॉलम हम ड्रॉप कर सकते हैं, और किसी भी कॉलम के हम डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक नई टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल ब्लॉक बी नाम से हम टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, ब्लॉक बी नाम से भी एक टेबल बना ली। चलो चेक करते हैं। क्या रो कितनी भी बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्जी है, कुछ भी। जैसे अभी मान लो एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ब्लॉक सी नाम से कर लेते हैं। इसमें हमने कर दिया सिटी को भी ऐड कर दिया। ठीक है, या फिर भैया अब हम उसकी क्या चाहते हैं, जीमेल आईडी देना चाहते हैं। अपनी मर्जी है, जितना मर्जी
जो मर्जी जितना मर्जी ऐड करो, कितने भी कॉलम बना सकते हैं, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। एज का दे दो, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर लो, हो जाएगी। ये बस जितने भी हम देना चाहते हैं ना वो सब यहाँ पे लिखेंगे, कितने कॉलम हम बनाना चाहते हैं। ये लो बन गई, ब्लॉक सी नाम से बन गई अपनी। कोई इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी बनाओ, कितने भी कॉलम बना सकते हैं, कितना भी डाटा डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसी हिसाब से हम अपना डाटा डालते रहेंगे फिर, ठीक है। जैसे ब्लॉक बी में हमने ये चीज़ की है, ठीक है, तो अब हम उसमें वैल्यू डालते हैं, रूम नाम, मोबाइल नंबर, रेंट, एक्सपेंस, ठीक है। इसमें हम कर देते हैं भैया 101। ये मैंने इसलिए बनाई है दूसरी टेबल क्योंकि उसमें क्या है, एक ही नाम से 3 बंदों का डाटा हो गया था, ठीक है। ब्लॉक डी नाम से टेबल बना लिया हमने। अब मान लो जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, एक एक करके यहाँ से हम डाटा को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। अब मुझे क्या है, 3-4 रो इकट्ठी इंसर्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 3-4 रोज इकट्ठी करनी है, तो यहाँ पर मैं कोमा लगा के सेपरेट करता जाऊंगा और वैल्यूज डालता जाऊंगा, तो हम एक साथ बहुत सारी रो को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 101 तो हमने ऑलरेडी दे दिया, तो हम 102, 103 और 104 3 और रो इकट्ठी इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये देखो इकट्ठी हमारी 3 रो इफेक्ट होगी। तो इस तरीके से जब हमें एक साथ बहुत सारी डाटा इंसर्ट करना होगा ना, तो इस तरीके से कोमा लगा लगा के हम सेपरेट करते जाएंगे और एक साथ बहुत सारा डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा। तो अब यहाँ पे अपना डाटा हो गया। अब सबसे पहले आते हैं अल्टर टेबल में हम क्या करेंगे, कोई भी नया कॉलम ऐड कर सकते हैं हम अल्टर कमांड की हेल्प से। तो नया कॉलम ऐड करने के लिए हमारा सिंटैक्स जो रहेगा वो रहेगा अल्टर टेबल, हम लिखेंगे अल्टर टेबल, उसके बाद हमारी टेबल का नाम कि कौन सी टेबल को हम अल्टर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसमें ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद हम कॉलम का नाम दे देंगे और उसका डाटा टाइप। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे अल्टर टेबल कि हम टेबल को अल्टर करना चाहते हैं, कौन सी टेबल को, ब्लॉक डी नाम की टेबल को हम अल्टर करना चाहते हैं। यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, अब एक नया कॉलम ऐड हो जाए सिटी नाम से, कि भैया हम इसमें सिटी और ऐड करना चाहते हैं। हम उस टाइम पे भूल गए थे सिटी को ऐड करना, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इसमें सिटी को और ऐड करना चाहते हैं। तो हमने क्या दिखाया कि अल्टर टेबल, ब्लॉक डी नाम की टेबल को अल्टर कर दीजिए, क्या करना, उसमें ऐड कर दीजिए सिटी नाम के कॉलम को, जिसका डाटा टाइप क्या रहेगा, डाटा टाइप रहेगा वैरचर। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड सक्सेसफुल, चेक करते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, तो ये देखिए सिटी नाम का हमारा जो नया कॉलम ऐड हो चुका है और उसमें हमने कोई भी वैल्यू अभी तक नहीं दी है, तो इसलिए हमारे सारे कॉलम क्या है, नल पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम अपनी अपडेट स्टेटमेंट की हेल्प से एक एक करके इन सब की सिटी को भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ अपडेट, अपडेट क्या करना हमें, कौन सी टेबल, ब्लॉक डी नाम की टेबल को अपडेट करना हमें। उसमें हमें क्या सेट करना है, सेट करना है सिटी को, मान लो मैं जैसे कार्तिक की सिटी करता हूँ हिमाचल, वेयर कंडीशन लगा देंगे हम, जहां पर क्या हो, नाम जो है वो कार्तिक हो। तो ये देखिए एक रो इफेक्ट हो गई, चेक करते हैं।
ये देखो कार्तिक की टेबल अपडेट हो गई। इस कंडीशन में भी हम अपडेट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने अल्टर टेबल की हेल्प से एक नए कॉलम को ऐड कर लिया। अब अल्टर टेबल की हेल्प से हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को हम ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी कमांड रहेगी अल्टर टेबल, टेबल नेम ड्रॉप लिखेंगे हम कि ड्रॉप करना चाहते हैं हम कॉलम को, कौन से कॉलम को हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर हम कॉलम को ड्रॉप करेंगे। कॉलम हमारा कौन सा होता है, ये कॉलम हमारे रेंट, सिटी, मोबाइल नंबर, रूम नंबर, नेम, ये हमारे हैं कॉलम, ऊपर से नीचे तक है। और जो हमारी 1 2 3 4 ये जो है ये हमारी क्या है, रो। तो ड्रॉप कमांड की हेल्प से हम क्या करेंगे, कॉलम को डिलीट करेंगे और डिलीट कमांड की हेल्प से हम रो को डिलीट करेंगे। तो अभी हम अल्टर टेबल में ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम कॉलम को भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे अल्टर और उसके बाद क्या करना हमें, टेबल, टेबल का नाम हमारी ब्लॉक डी नाम की टेबल है, उसमें क्या करना चाहते हैं हम, ड्रॉप करना चाहते हैं। ड्रॉप क्या करना चाहते हैं, हम कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हैं। कौन से कॉलम को, सिटी नाम के कॉलम को। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि सिटी नाम का जो कॉलम है ना वो डिलीट करना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए भैया सिटी नाम का कॉलम। ठीक है, इसको करते हैं एग्जीक्यूट, चेक करते हैं। तो ये देखो सिटी नाम का जो कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। तो ये चीज याद रखिएगा कि ड्रॉप अल्टर के साथ जब हम ड्रॉप को यूज करेंगे ना, ड्रॉप कमांड के ऑप्शन कॉलम को करते हैं ना कि रो को। तो अब हमने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। अब तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं, तीसरा काम कर सकते हैं भैया हम अल्टर स्टेटमेंट के ऑप्शन से किसी भी कॉलम के डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो हमने ऊपर अभी अभी अपनी ब्लॉक सी नाम की और ब्लॉक बी नाम की जो बनाई थी टेबल, उसमें हमने क्या किया था, ये देखो यहाँ पर डाटा टाइप जो वो गलत दे दिया था, नाम का इंटीजर दे दिया था और रूम का वेरकर दे दिया था। तो अब हम वापस से नाम का तो वेरकर देना चाहते हैं और रूम का हम देना चाहते हैं इंटीजर। तो हम ये डाटा टाइप जो है वो अल्टर टेबल की हेल्प से भी, अल्टर कमांड की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम और अल्टर कॉलम, कॉलम का नाम और उसका डाटा टाइप। अब हमें एक साथ दो का करना है तो हम कोमा लगा के सेपरेट करके एक साथ भी दे सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक का करके देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, कौन सी टेबल को, ब्लॉक सी नाम की टेबल को हम अल्टर करना चाहते हैं। ये म्यूट कर लो यार, किसका बज रहा है। उसमें क्या करना चाहते हैं हम, अल्टर करना चाहते हैं कॉलम को और उसमें क्या करना चाहते हैं, अल्टर कॉलम का डाटा टाइप चेंज करना चाहते हैं। तो हम किसका नाम जो था ना उसका कॉलम, उसका डाटा टाइप क्या हो जाए, वेरकर हो जाए। अभी मैं आपको पहले दिखा भी देता हूं। ये देखो हमने यहाँ पे ब्लॉक सी का नाम का डाटा टाइप क्या दिया था, इंटीजर, और अब वो चेंज होके क्या हो जाना चाहिए, वेरकर। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड सक्सेसफुल। अब मैं चेक करता हूं, ये देखो यहाँ पे ब्लॉक सी नाम की टेबल है ये, इसमें हम कॉलम पे जाएंगे तो ये हमारे दिखा देगा। ये देखो नाम का क्या है, अभी वेरकर हो गया। चलो हम रूम का चेंज करके देखते हैं। रूम का भी क्या है, वेरकर। इसको हम क्या करेंगे, इंटीजर कर देते हैं। क्या हो जाए रूम का डाटा टाइप, इंटीजर। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सक्सेसफुल। इसको करें रिफ्रेश, क्या हो गया, इंटीजर। तो अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर।
हमने पहले लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे, लेकिन आज हम पहले कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे जैसे इज इक्वल टू ऑपरेटर, इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर और ग्रेटर देन ऑपरेटर या लेस देन ऑपरेटर, तो हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर थे इनमें हमने इनको यूज किया है। जैसे एंड स्टेटमेंट को हम यूज कर रहे थे, तो एंड में जब हमने कंडीशन लगाई थी तो यहां पर ये देखिए हमने इज इक्वल टू ऑपरेटर को यूज किया था। तो इस तरीके से, इसी वजह से हम पहले कंपैरिजन ऑपरेटर को पढ़ेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। तो इसकी सहायता से हम किसी भी चीज की तुलना करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें आता है हमारा, वो आता है इज इक्वल टू ऑपरेटर। तो इक्वल टू ऑपरेटर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इक्वल का नाम इक्वल का मतलब होता है बराबर। तो इसकी सहायता से हम किसी भी वैल्यू, जो भी हम लिखना चाहते हैं, वो आउटपुट हमारा उसी के बराबर होना चाहिए। अगर जो हमने लिखा है वो सही होगा तो हमारी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, नहीं तो हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई स्टूडेंट नाम की टेबल है और उसका हमने रिकॉर्ड निकालना कि कौन से स्टूडेंट हैं जिनकी फीस 5,000 रुपये है। अब इसका सिंटैक्स क्या रहेगा कि सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम, उसके बाद हम अपने टेबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम अपनी कंडीशन लगाएंगे वेयर, जहाँ पर हम अपने आगे कॉलम नेम लिख के उसकी वैल्यू दे देंगे। तो मान लो अभी जैसे हमारे पास ये ब्लॉक डी नाम की टेबल थी और हमारे पास जो ज़मीन का मालिक था वो आता है और वो कहता है हमें कि भैया मुझे ये बताओ कि कौन कौन बंदा 4,000 रुपये रेंट दे रहा है। तो अब हमें ये पता करना कि कौन बंदा 4,000 रुपये रेंट दे रहा है, तो उसके लिए हम इज इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम, उसके बाद अपनी कंडीशन लगाएंगे वेयर, जहाँ पर हमें क्या पता करना है कि जो रेंट है ना वो कितने बंदे हैं जो 4,000 रुपये रेंट दे रहे हैं, ये पता करना हमें। तो हम लिखेंगे वेयर रेंट इज इक्वल टू 4,000। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो हमारे पास जितने भी बंदे थे जो 4,000 रुपये रेंट दे रहे थे उन सब के रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। अब इसी तरीके से मान लो अब वो पूछ रहा है कि ठीक है 4,000 रुपये दे रहे थे वो तुमने बता दिया, अब मुझे ये बताओ कि 4100 रुपये कौन दे रहा है। तो हम यहाँ पर 4,000 के से 4100 कर देंगे। तो हमारे पास जितने ही बंदे 4100 दे रहे हैं वो सब आ जाएंगे। तो इस तरीके से जब हम सिर्फ एक ही कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हम यूज करेंगे इज इक्वल टू ऑपरेटर। अब इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा ऑपरेटर आता है, वो है नॉट इक्वल ऑपरेटर। तो जैसा कि नाम से ही पता चला नॉट इक्वल मतलब कि जो हम वैल्यू लिख रहे हैं उसके बराबर ना होनी चाहिए वैल्यू, उसको छोड़ करके बाकी सारी वैल्यूज हमें दिखा दे। जैसे कि अब वो मकान मालिक कह रहा है भाई एक काम कर, मुझे वो सब बंदे दिखा दे अपनी बिल्डिंग में ऐसे कौन कौन से बंदे हैं जो 4,000 से ऊपर रेंट दे रहे हैं या फिर 4,000 को छोड़ करके रेंट दे रहे हैं। या फिर वो कह रहा है कि भैया एक काम करो तुम, अपनी बिल्डिंग में है ना 10 रूम है, तो 10 रूम में से नीचे वाले माले का मुझे पता है कि नीचे वाले माले का जो बंदा है वो कितने रेंट दे रहा है, मुझे उसके अलावा बाकी जितने भी बंदे हैं वो कितना कितना रेंट दे रहे हैं वो सारी डिटेल दे दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम, उसके बाद अपने टेबल का नाम, उसके बाद हम अपनी कंडीशन लगाएंगे सेम तरीके से जैसे इक्वल टू ऑपरेटर में लगाया था वेयर। उसके बाद हम कॉलम का नाम लिखेंगे किस पे हम कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो हमें क्या पता करना है कि जो रूम नंबर 101 वाला बंदा है उसका तो उसको पता है। अब वो कह रहा है कि उसके अलावा जो 9 कमरे हैं ना उनका रेंट बता दो मुझे। तो हम 101 वाले का उसको पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे रूम नंबर 101 वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये रूम जिसका 101 था ना उसको छोड़ करके बाकी सब की डिटेल हमें शो कर देगा। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें सिर्फ उसका जो रेंट वाला कॉलम था ना वो दिखे। तो उसके लिए हम फिर से सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हम कॉलम का नाम लिख देंगे। हमें कौन सा कॉलम चाहिए, रेंट वाला कॉलम चाहिए। चलो एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए सिर्फ रेंट वाला कॉलम आ गया कि भैया इतना इतना रेंट दे रहे हैं बंदे।
अगर उनकी सबकी पूरी की डिटेल मांग रहा है वो, तो यहाँ पर हम हैस्ट्रिक लगा देंगे जिससे पूरी डिटेल हमारे पास यहाँ पर आ जाए। तो इस तरीके से हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब आता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ग्रेटर देन मतलब कि इससे बड़ा, तो इसकी सहायता से हम उन रिकॉर्ड्स को निकालेंगे जिसमें हम ये कंडीशन लगाना चाहते हैं कि इससे ज़्यादा जितने भी वैल्यू है ना वो सब हमें दिखा दो। जैसे कि अभी तक तो वो पूछ रहा था कि भैया जिसका रूम नंबर 101 है ना उसको छोड़ करके बाकी सबके दिखा दो मुझे। अब वो कह रहा है हमें कि भाई मुझे ये बता दे कि ऐसे कौन से बंदे हैं अपनी बिल्डिंग में जो रह रहे हैं जो रूम रेंट है ना वो 4000 से ऊपर दे रहे हैं। 4000 वाले तो मुझे पता है 4000 वाले कितने हैं, अब मुझे ये बता 4000 से ऊपर कितने दे रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि कितना रेंट हमारे पास आ रहा है। तो हमारी सिंटैक्स जो रहेगा वो सेम रहेगा दोस्तों, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम वे है। अब हम अपनी कंडीशन लगाएंगे, क्या देखना चाहते हैं हम, जिनका रेंट 4000 से ज्यादा हो, रेंट ग्रेटर देन 4000। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जितने भी बंदे हमारे पास 4000 से ज्यादा रेंट दे रहे थे उन सब का रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का भी यूज करेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा लेस देन। तो सेम कंडीशन है। अब वो कह रहा है कि ठीक है अब मुझे तुम ये बता दो कि 4500 से कम रेंट हमें कौन दे रहा है। तो हम यहां पर वही सेम सिंटैक्स सेम कमांड यूज करेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, उसके बाद अपने टेबल का नाम, अपनी वेयर कंडीशन लगाएंगे और फिर हम क्या पता करना चाहते हैं, हम पता करना चाहते हैं कि 4500 से नीचे रेंट किसका है। तो रेंट पता करना, हमारे कॉलम का नाम क्या है, रेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेंट, उसके बाद लेस देन का साइन, और किससे नीचे 4500 से नीचे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू 4500। इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो ये देखिए जितने भी बंदे 4500 से नीचे हमें रेंट दे रहे हैं उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे पास आ गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करेंगे। हम एक दूसरे के साथ भी इनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पता करना है कि 4500 और 4500 से नीचे दोनों बंदे बता दो मुझे कि 4500 कौन दे रहा है और 4500 से नीचे कौन दे रहा है। तो हम यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर और लेस देन ऑपरेटर दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेस देन के बाद हम अपना इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे। ये देखिए हमारे पास अब वो रिकॉर्ड्स भी आ गए हैं जो 4500 रुपये दे रहे हैं। ये देखिए अगर हम इक्वल टू नहीं लगाते हैं तो हमारे पास वो रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे जो 4500 भी दे रहे हैं। सेम तरीके से हम ग्रेटर देन के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए 4500 और 4500 से ज्यादा जो बंदे रेंट दे रहे हैं। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। इस तरीके से आप भी एक दूसरे ऑपरेटर के साथ यूज करके देखिए कि किस ऑपरेटर को हम किस तरीके से साथ में यूज करके एक नई कमांड बना सकते हैं। तो अब इसके बाद हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा सबसे पहला आता है एंड ऑपरेटर। अब मैं बार बार ऑपरेटर बोल रहा हूं, मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर में भी ऑपरेटर बोला, अब फिर से हम ऑपरेटर बोल रहे हैं, एंड ऑपरेटर इज इक्वल टू ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर होता क्या है? तो एसक्यूएल स्टेटमेंट में आमतौर पर हम जो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका उपयोग हम ऑपरेशन को कंपैरिजन के लिए करते हैं उन्हीं वर्ड्स को हम ऑपरेटर कहते हैं। जैसे हमने उनमें कंपैरिजन किया था, इज इक्वल टू लगाया था, लेस देन, ग्रेटर देन, तो वो जो हमने ऑपरेटर यानी जो हमने साइन यूज किया था उस साइन को हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो यहां पर हमारा रहेगा एंड ऑपरेटर सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर में। एंड ऑपरेटर के साथ एक से ज्यादा कंडीशन दी जाती हैं। जैसा कि नाम से पता चला एंड का मतलब होता है और, यानी कि ये और ये। तो इसमें हम एक से ज्यादा कंडीशन देते हैं और हर कंडीशन को हम एंड के थ्रू सेपरेट करते हैं। हम जब भी एक कंडीशन है कि ये एंड ये, यानी एंड के थ्रू हम उसको अलग करते हैं दोनों कंडीशनों को। और अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती हैं तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा।
तो इसका सिंटैक्स क्या रहेगा, सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम, वेयर कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू एंड कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू, उसकी क्या वैल्यू, यानी कि इन दोनों कॉलम्स के बीच में हमने एंड ऑपरेटर को यूज किया है ताकि हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकें। अब अगर बात करते हैं हम एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए हमसे मालिक पूछ रहा है कि भैया हमें उन बंदों का पता बताओ जिनका रूम रेंट तो 4,000 रुपये हो और वो हरियाणा से बिलोंग करते हो, तो उन बंदों की हमें लिस्ट दे दो। तो वहां पर हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर को, क्योंकि हमारे पास अब दो कंडीशन हो गई कि रेंट 4,000 होना चाहिए और सिटी क्या होनी चाहिए, सिटी हरियाणा होनी चाहिए। तो इसीलिए हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर का। तो यहां पर हम लिखेंगे सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, इसके बाद अपनी कंडीशन लगाएंगे वेयर, जहां पर क्या रेंट जो है वो इज इक्वल टू 4,000, 4,000 रेंट होना चाहिए एंड और क्या हो, सिटी जो है वो क्या हो, हरियाणा, सिटी हरियाणा होनी चाहिए। तो अगर हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी कि हमारे पास अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसका रेंट 4,000 हो और सिटी हरियाणा हो, तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। मान लो मैं यहां पे कर देता हूं एमपी, तो ये देखिए एमपी में हमारे पास ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका रेंट 4,000 हो, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ हरियाणा, तो हरियाणा में हमारे पास एक रिजल्ट आया था जिसका रेंट जो है वो 4,000 रुपये है। चलिए अपनी टेबल में देख लेते हैं। तो टेबल में ये देखिए 4,000 हरियाणा, जबकि एमपी में हमारे पास जो था वो रेंट है 4400 रुपये। अब हमने यहाँ पर क्या इज इक्वल टू ऑपरेटर को यूज किया। अब मैं यहाँ पर ग्रेटर देन को भी यूज कर सकता हूँ, लेस देन को भी यूज कर सकता हूँ, नॉट इक्वल को भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन बस हमारी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही हमें यहाँ पर रिजल्ट शो होगा। तो हमने अभी क्या कंडीशन लगा दी कि सिलेक्ट कर लीजिए ब्लॉक डी नाम की टेबल को, और उसमें से हमें क्या डाटा चाहिए, हमें चाहिए जिसका रेंट तो 4,000 रुपये हो और हरियाणा से बिलोंग करता हो। 4,000 से रेंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन। तो चलिए इसका एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास 3 ऐसे बंदे हैं जो 4,000 से ज़्यादा रेंट दे रहे हैं और हरियाणा से हैं। तो इस तरीके से हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर को एक साथ यूज कर सकते हैं। यहां पर आप लॉजिकल ऑपरेटर में से कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं दोनों जगह पे। अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर का। अब दोस्तों हमारे पास जो सेकंड ऑपरेटर आता है वो आता है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर भी हमारा एंड ऑपरेटर की तरह ही काम करता है, बस दोनों में अंतर यह है कि एंड ऑपरेटर हमें तब आउटपुट नहीं देगा जब तक दोनों कंडीशन सही ना हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि एंड ऑपरेटर कब आउटपुट देगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। अगर ट्रू नहीं है एक भी तो हमारे पास आउटपुट नहीं मिलेगा। और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर हमारी एक भी कंडीशन सही होगी तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर हमने क्या किया था, जब हमने किया था कि रेंट 4,000 हो, एंड ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया था, और एमपी में सिटी हो, उस बंदों का हमें दे दो, तो हमारे पास देखो कोई रिजल्ट शो नहीं हुआ था। अब वो बंदा कह रहा है कि भैया मुझे उन बंदों के रिजल्ट दे दो कि जिनका रेंट तो 4,000 हो, ठीक है, और सिटी एमपी हो, ठीक है। अगर मान लो उसकी सिटी एमपी ना भी है ना, तो भी मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए जिसका रेंट 4,000 है। और ऑपरेटर का हम कब यूज करते हैं, जब हमें दो कंडीशन लगानी है, लेकिन उनमें से अगर एक कंडीशन भी हमारी ट्रू है ना, कि चल भाई साहब अगर एमपी से कोई नहीं है तो 4,000 में कौन कौन है वो हमें बता दो, तो हमें दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी। या तो कि भैया सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद हम अपना इतनी कंडीशन लगा के उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास वो रिजल्ट आ जाएंगे जिनका रेंट जो वो 4,000 है, ठीक है। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है कि जिसका रेंट 4,000 हो और सिटी एमपी होनी चाहिए, तो क्या पता भैया कोई ऐसा हो जिसकी सिटी एमपी हो। तो इन दोनों को हम एक ही स्टेटमेंट में एक साथ लिख सकते हैं
और ऑपरेटर की हेल्प से। अब हमारे पास अगर आप देखोगे तो जो एमपी से था ना बंदा, ये देखिए उसका भी रिजल्ट हमें मिल गया है 4400 रुपये, और हमारे पास वो भी बंदे आ गए हैं जिनका रेंट 4000 है। यानी कि अगर हम यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज नहीं करते तो हमें एक और लिखना पड़ता स्टेटमेंट कि सिलेक्ट हिस्ट्री फ्रॉम टेबल नेम, जहां पर क्या हो वेयर रेंट सिटी इज इक्वल टू क्या हो एमपी। अब देखिए पहले हमें ये रिजल्ट दिखेगा कि जिनका 4000 है वो ये पता चल गया हमें। फिर हम देखना चाहते हैं कि एमपी से भी जो बंदे हैं ना उनका रेंट कितना है, तो हम ये कंडीशन लगाएंगे। अब अगर मैं पता करना चाहता हूं कि भैया एमपी से भी हो बंदा और 4000 रेंट भी हो, दोनों चीज़ों का हमें एक साथ पता करना है, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, और ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो ये देखो एमपी का भी बंदा आ गया हमारे पास जो इस स्टेटमेंट से आया था, और हमारे पास 4000 जिसका रेंट था ना उनका रिजल्ट भी शो हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें दो इस तरीके से कंडीशन लगानी हो और दोनों का रिजल्ट हमें चाहिए, दोनों बस हमारी टेबल में होनी चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पर दिल्ली लिख देता हूँ, तो दिल्ली नाम से तो हमारी टेबल में कोई है ही नहीं। अगर आप देखोगे तो दिल्ली नाम से तो कोई टेबल में है ही नहीं बंदा, ये देखो। तो फिर भी ये हमें उनका रिजल्ट दे देगा जिनका रेंट क्या है 4000 है। तो और ऑपरेटर का हमारा यही फायदा है कि हम दो कंडीशन लगा सकते हैं, और दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो दोनों का रिजल्ट आएगा। अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो एक कंडीशन का रिजल्ट आ जाएगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं, जैसे यहाँ पर रेंट कर देता हूँ मैं 6000, तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम यूज करेंगे और ऑपरेटर को। अब आता है बिटवीन ऑपरेटर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बिटवीन मतलब बीच में। जब भी हमें कोई दो वैल्यू के बीच में डाटा की डिटेल्स चाहिए तो वहां पर हम बिटवीन ऑपरेटर को यूज करेंगे। जैसे कि अब मान लो अभी तक उसने हमसे क्या पूछा कि भैया मुझे ये बता दो कि 4000 रुपये किस किस का रेंट है, और मुझे वो बता दो जो इस सिटी से हो। या फिर हमने जब एंड ऑपरेटर का यूज किया था तो हमने पता किया था कि जिसका रेंट 4000 हो और वो हरियाणा से बिलोंग करता हो। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे ना उन सब बंदों का डिटेल दे दो जो बंदे क्या हो जिनका रेंट जो हो वो 4000 से लेके 4500 के बीच में हो। हमें उन सब बंदों का रिपोर्ट दे दो जिनका रेंट कितना हो 4000 से 4500 के बीच में रेंट हो। तो उसके लिए हमारा सिंटैक्स रहेगा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, उसके बाद हम टेबल का नाम लिखेंगे वेयर कॉलम नेम, कि हमारा कॉलम कौन से कॉलम पे लगाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं रेंट। उसके बाद वैल्यू कि क्या, और एंड ऑपरेटर का हम बिटवीन के साथ यूज करेंगे कि वैल्यू जो वो इसके और इसके बीच में होनी चाहिए। वेयर क्या होना चाहिए, जो रेंट है वो क्या होना चाहिए बिटवीन 4000 एंड 4500, यानी कि 4 से 4500 के बीच में जितना भी बंदे रेंट दे रहे हैं उन सब की डिटेल हमें शो हो जाए। तो ये देखिए जिन भी बंदों के रेंट जो है वो 4000 से लेके 4500 के बीच में है वो सब हमें यहाँ पर शो हो गई। अब आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की कि इसमें हमारे पास वो बंदे भी आए हैं जो 4000 दे रहे हैं और 4500 भी दे रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू भी उसमें साथ में इंक्लूड है। इनके बीच का रिपोर्ट तो हमारे पास आया ही आया, पर ये वैल्यू भी हमारे पास साथ में आई। तो इस तरीके से हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे जब हमें दो कंडीशन लगानी हो। एंड ऑपरेटर भी हमने यूज किया, यहाँ पे दो कंडीशन लगाए 4 और 4500, और उनके बीच की वैल्यू जब हमें कभी चाहिए तो, जैसे कि मान लो हम इसको रूम पे भी लगा सकते हैं कि तुम मुझे भैया ये बता दो कि रूम नंबर 104 से लेके रूम नंबर 109 में जितने बंदे रह रहे हैं ना, 104 से लेके 109 तक के, उन सब की डिटेल बता दो। तो 104 से 109 तक जितने भी बंदे रह रहे हैं उन सब की डिटेल यहाँ पर हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है नॉट ऑपरेटर।
तो जैसे हमने नॉट इक्वल टू ऑपरेटर पढ़ा था, सेम तरीके से हम वहां पर हमने उसके साइन को यूज किया था इस तरीके से नॉट ऑपरेटर को। अब यहाँ पर हम उसको कैरेक्टर्स में नोट लिख के चेक करें कि जैसे हमें क्या करना है। मान लीजिए हमें उन बंदों का पता करना है जिनका रेंट 4,500 रुपये है, उसको छोड़ करके बाकी सारे रिकॉर्ड्स हमें शो हो जाएं। तो यहाँ पर हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर की जगह क्या करेंगे, नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारा सिंटैक्स रहेगा सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम, वेयर, नोट और आगे हम कॉलम और उसकी वैल्यू। वेयर के बाद हम क्या लिखेंगे, नोट। यहां पर हमने लिखा कि सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल नेम हमारा क्या है, ब्लॉक डी। अपनी कंडीशन लगाएंगे हम वेयर नोट ऑपरेटर का यूज करते हुए कि रेंट जो है वो 4,500 रुपये नहीं होना चाहिए उस बंदे को छोड़ के जिसका रेंट 4,500 रुपये, बाकी सबका रिकॉर्ड हमें दिखा दो। ये देखो यहाँ पर जिस बंदे का रेंट 4,500 रुपये था उसको छोड़ करके हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं। यानी कि जिसको रूम नंबर 108 हमने दिया था उसका रेंट 4,500 था। चलिए अपनी टेबल में चेक करते हैं। ये देखिए सिर्फ इसी का जो था रेंट वो 4,500 रुपये था, इसको छोड़ करके बाकी सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो आप नॉट इक्वल टू ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर को दोनों को हम एक ही कंडीशन में यूज करेंगे, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को अपने अनुसार निकालना चाहते हैं, जैसे बिटवीन ऑपरेटर में भी हमने एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को एक साथ निकाला था कि भैया हमें एक जिनका रूम नंबर 104 से 109 के बीच में था उन सब का रिकॉर्ड, जैसे मान लीजिए हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज होती तो भी हम निकाल सकते थे कि भैया हमें 50 रिकॉर्ड निकालने हैं, 104 से लेके 149 तक के सारे दिखा दो। पर अब क्या है, अब कंडीशन बदल गई। अब जो है भैया लैंडलॉर्ड था वो कह रहा है कि भैया मुझे उन बंदों का रिकॉर्ड दो जिन बंदों का रूम नंबर 101 है, 104 है, 108 है और 109 है। मुझे सिर्फ इन चारों बंदों का रिकॉर्ड चाहिए, बाकी किसी का रिकॉर्ड नहीं चाहिए। तो जब हम अलग अलग कंडीशंस एक साथ लगाना चाहते हैं, जैसे मुझे अब 4 बंदों का चाहिए, अब इसमें हम बिटवीन ऑपरेटर भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि बिटवीन ऑपरेटर में तो क्या होगा, वो सीरीज में दिखाएगा 104 से लेके 109 तक हमारा एग्जीक्यूट कर देगा। एंड ऑपरेटर की हेल्प से हम सिर्फ 2 ही लगा सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम यूज करेंगे इन ऑपरेटर का, जब हमें एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स चाहिए। तो इसका हमारा सिंटैक्स रहेगा दोस्तों सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम, उसके बाद टेबल नेम, उसके बाद हम अपनी कंडीशन लगाएंगे वेयर, अपना कॉलम नेम और इन ऑपरेटर का यूज करके हम उनकी वैल्यूज दे देंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वेयर क्या हो, रूम नंबर पे हमने लगाना है कि जिनका रूम नंबर 101, 104, 108 और 109 इन बंदों का रिकॉर्ड चाहिए बस मुझे। तो चलिए इसका एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ इन्हीं बंदों का रिकॉर्ड आएगा, बाकी हमारे पास किसी का रिकॉर्ड शो नहीं होगा। यानी कि जब आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करना हो और वो एक सीरीज में ना हो, अलग अलग जगह से हमें रिकॉर्ड्स को उठाना हो, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे इन ऑपरेटर का। इसके बाद दोस्तों हमारा आता लाइक ऑपरेटर। तो जैसा कि आपको नाम से पता चला, लाइक मतलब इसकी तरह है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये इसकी तरह है, तो वहां हम यूज करेंगे लाइक ऑपरेटर को। तो लाइक ऑपरेटर की सहायता से हम उन सभी रिकॉर्ड्स को फैच करेंगे जो हम देखना चाहते हैं और वो उसकी तरह दिखते हों। इसमें हम परसेंटेज के साइन को भी यूज करते हैं, और परसेंटेज के साइन को दोस्तों बोला जाता है वाइल्ड कार्ड। तो अब मान लीजिए हमें है ना बंदों के नाम याद नहीं है कि भैया किस बंदे का क्या नाम था, पर
मुझे है ना उन सब बंदों के रिकॉर्ड चाहिए। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि उस बंदे के नाम के लास्ट में है ना आर आता था, ठीक है। तो मुझे उन सब बंदों का रिकॉर्ड चाहिए जिनके नाम के लास्ट में आर आता हो। अगर मान लीजिए कभी भी हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसका हमें पूरा वर्ड पूरा सिंटैक्स नहीं पता है, ठीक है, जैसे हमें कोई वैल्यू सर्च करनी है वो हमें कंप्लीट नहीं पता है, बस हमें लास्ट के 2 वर्ड याद है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे लाइक ऑपरेटर को। जैसे कि मान लीजिए अभी हमें हिमाचल की पूरी स्पेलिंग याद नहीं है या फिर हमने गलत डाल रखी है या किसी को आती नहीं है, अब लास्ट में बस हमें ये याद है कि उसके लास्ट में है ना AL आता है, तो हम इस कंडीशन पे यूज करेंगे अपना लाइक ऑपरेटर। तो उसके लिए हमारा सिंटैक्स रहेगा सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम, वेयर, कॉलम नेम लाइक, और उसके बाद वैल्यू दे देंगे, और उसके बाद लास्ट में लगा देंगे हम परसेंटेज के साइन को। अगर आप परसेंटेज के साइन को लास्ट में लगाते हो, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें भी हमारे पास 3 कंडीशन है। अगर हम परसेंटेज के साइन को लगाते हैं लास्ट में तो उससे पहले हम वर्ड देंगे, ठीक है। तो अगर हमने पहले वर्ड लिखा और परसेंटेज का साइन लगाया बाद में, तो इसका मतलब है कि पहला वर्ड वो होना चाहिए। हेलो, तो अब हमें क्या था, हमें लास्ट का वर्ड याद था, तो हम परसेंटेज के साइन को पहले यूज करेंगे। आप जिस हिसाब से परसेंटेज के साइन को यूज करोगे उसी हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, हम लिखेंगे सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम, इसके बाद अपनी कंडीशन लगाए वेयर क्या, सिटी, लाइक ऑपरेटर का हम यूज करेंगे, कैसी हो सिटी, जिसके लास्ट में क्या आता हो AL, हमें बस इतना ही याद है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये टेबल का नाम हमारा गलत हो गया था, चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जिसके नाम के एंड में सिटी में AL था उन सब के रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। अब मान लीजिए मुझे लास्ट का नहीं पहला वर्ड याद है कि H से शुरू हो रहा था यार उस सिटी का नाम, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज के साइन को H के बाद लगा देंगे, यानी कि पहला अक्षर क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, और उसके बाद परसेंटेज का साइन, उसके बाद भैया कुछ भी हो सकता है। जहां पे कुछ भी लिखना है ना, हमने कुछ भी की जगह हम लिखेंगे परसेंटेज के साइन को। तो ये देखिए जिसका नाम H से शुरू हो रहा था ना उन सब के रिकॉर्ड हमारे पास आ गए हैं। अब भैया मान लो हमें शुरू का भी नहीं पता, हमें लास्ट का भी नहीं पता, हमें पता है बीच का, कि उसके बीच में है ना कहीं पे A आ रहा था, तो हम 2 परसेंटेज के साइन शुरू करेंगे कि भैया शुरू और बंद, कि शुरू में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी की जगह हमने क्या लिखा परसेंटेज के साइन को, और उसके बाद बीच में भैया A वर्ड है और लास्ट में भी कुछ भी हो सकता है। तो जिस सिटी के बीच में A आ रहा होगा ना उन सब के रिकॉर्ड ये देखो हमारे पास आ जाएंगे। सेम चीज हम नाम के ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे जिस वर्ड के बीच में है ना, जिसके नाम के बीच में A आ रहा होगा ना उन सब के रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएंगे। ये देखिए कार्तिक में A है, प्रभात में A है, सत्यम में A है, सचिन में A है, देवेंद्र में A है। तो इस तरीके से हम अपने लाइक ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर मेरा कोई वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं।